रिकॉर्डिंग ऑन है, उधर भी ऑन है। और शुरू करते हुए चिलम चिल पॉडकास्ट का 29th एपिसोड भाई। 29 एपिसोड हो गया। अरे भाई हम लोग भी बहुत जल्दी हाफ सेंचुरी मारने वाले भाई। और जैसा तुम लोग देख रहे हैं, आज फुटानी भाई हम लोग के साथ है नहीं, क्योंकि फुटानी भाई गया हुआ है पुणे मम्मी के पास गया हुआ है भाई, मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। तो आज हम और फैडी भाई अकेले ही हैं। हम लोग सोचे ऐसे ही अब 2 लोग रिकॉर्ड कर ले। देखते हैं बिना फुटानी का भी रिकॉर्ड करके। एक तो एपिसोड तो हम लोग किए ना, तुम नहीं था जो हाँ आईपीएल वाला शायद, वो असल में हम लोग रील रिकॉर्ड कर रहे थे। और फिर बैठे बैठे अच्छा खासा बात हो गया वो, कहती हम लोग चलो इसको पॉडकास्ट कर लो, एपिसोड भी डाल देते हैं। और बताओ कोई नया कुछ न्यूज़ चल रहा है क्या? नया न्यूज़? अबे नया न्यूज़ क्या बेटा, तुम तो मीम देख रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा चल रहा है सब जगह पे। हाँ कौन सा? बिहार की, मतलब कोई लोकल औरत ही है वो जो नाच रही है, हमें सोए थे हमें जागे। अरे यार शायद हम देखे हैं, आगे क्या होता फिर उसमें? अबे कुछ नहीं, मतलब वो एक बहुत पॉपुलर रील सॉन्ग है। हाँ, उसमें सब बहुत इन्फ्लुएंसर लोग नाच रही है, होता है ना पॉस्ट लड़की लोग, वो लोग नाच रही है। उसमें ये आई है एक लोकल औरत, वो जो धमाका मचाई है इंस्टाग्राम पे भाई, हर जगह वही फैली हुई है पूरा एकदम। जैसे वो लड़का नहीं था, दिल विच तेरे लिए टाइम कट गया, उसके जैसा पूरा एकदम। अभी उसको हम देखे थे कहीं पे स्टेज शो में कर रहा था भाई। भाई अब बहुत जल्दी ना इन्फ्लुएंसर लोग का ऐसा स्टेज शो, ऐसा पब्लिक इवेंट सब होगा। अभी होता भी होगा ही शायद, पता नहीं। बुलाता तो ही है, कॉलेज फेस्ट उसमें तो बुलाता ही है इन लोग को। बुलाता है। एक और मस्त चीज चल रहा है, ये नरेंद्र मोदी जो है वो सारा गेमर्स लोग के साथ। अरे हाँ, पायल गेमिंग, मॉर्टल, मिथपैथ, हाँ वही ना। इस पे हम लोग शायद बात पिछले बार भी किए थे क्या, कि जो बोलता है कि नूब अगर बोलूंगा तो आप समझ जाओगे क्या। पिछले बार याद नहीं मेरे को, शायद नहीं किए होंगे, लेकिन बोल रहा था भाई कि उससे पूछा मतलब उन लोग कि आप मतलब गेमिंग टर्मिनोलॉजी समझते हैं क्या। तो बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, अगर अभी मैं नूब बोलूंगा तो आप लोग समझ जाएंगे किसके बारे में बात हो रहा है। भाई कोई भी टारगेट ऑडियंस को छोड़ नहीं रहे मोदी। अरे वही तो, हर जगह पकड़ लिए। अभी इस पे एक डिस्कशन था, मतलब अभी दोस्त लोग के साथ गए हुए थे हम वीकेंड पे। तो उन लोग बोल रहा था कि मतलब ऐसा हो सकता है कि मोदी, क्योंकि अभी इन लोग ना कोशिश कर रहे हैं कि जो स्टेट्स में पिछले बार इन लोग बहुत ज्यादा टैप नहीं कर पाए वोट्स, नॉर्थ तो ऑलमोस्ट स्वीप कर लिया था। बिहार में 40 में 39 सीट्स, ठीक है। यूपी में भी वही कुछ 70 समथिंग ले आया था 80 सीट्स में। तो नॉर्थ में और ज़्यादा मतलब कुछ है नहीं कंसोलिडेट करने के लिए। तो इन लोग जैसे तमिलनाडु का अभी लगभग इस साल ही 11 बार शायद मोदी जी गए हैं तमिलनाडु। तो वही वो डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि हो सकता है कि इन लोग अनटच्ड जगह पे टैप करने का चक्कर में, जहाँ पे पहले से इन लोग का है बना हुआ, वहाँ थोड़ा लॉस हो सकता है। क्योंकि भाई मतलब जितना इन लोग टारगेट सेट किया 370 अकेले और 400 पार, मतलब बहुत, एक ही गवर्नमेंट 400 पार किया है भाई, राजीव गांधी का जो गवर्नमेंट। हाँ, जो इंदिरा का डेथ के बाद, इंदिरा गांधी जी का डेथ का बाद जो आया था। तो उस समय तो यार बहुत अलग सिचुएशन था, कोई था ही नहीं। हाँ मतलब उस समय क्या है कि भाई तेरे को जो एक पर्टिकुलर ग्रुप बता रहे तेरे को, वही बस लोग को दिख रहा है। अभी तो हर जगह से लोग का दिमाग में कुछ ना कुछ भरे जा रहा है, और इंटरनेट और बहुत अवेयरनेस है। उस समय मेरे को लगता है प्रेस का भी उतना फ्रीडम तो था ही नहीं भाई। प्रेस का इमरजेंसी के बाद क्या फ्रीडम होगा। तो वही भाई, और वो भी था कि जैसे तेरे को हम बता रहे थे कि इंदिरा गांधी के समय पे एक ऐसा पॉइंट था जब पीक ऑफ पावर चल रहा था। तमिलनाडु को छोड़ के सारा स्टेट गवर्नमेंट्स में कांग्रेस, और यूनियन में भी कांग्रेस। भाई वो अलग लेवल का स्ट्रेंथ था उस समय। तो उस विरासत के थ्रू ही मतलब राजीव गांधी को जो 400 तक आया था, तो वो भी है। हाँ क्योंकि जो उनका डेथ हुआ उसके बाद जो सेंटिमेंट था देश में, उसके कारण ही उनको मैंडेट मिला। क्योंकि उसके बाद जो इलेक्शन हुआ 1989 में, हाँ, उसमें कांग्रेस 401 से सीधे 100 कुछ सीट्स पे आ गया था। एग्जैक्टली। और उसके बाद शायद कांग्रेस कभी भी पूर्ण बहुमत अपने बल पे नहीं लिया है। हाँ, उसके बाद सब उसके बाद पूर्ण बहुमत का सरकार आया ही नहीं, कोई एक पर्टिकुलर पार्टी को मिला ही नहीं, जब तक 2014 में ये लोग को नहीं मिला, जब तक इन लोग आए नहीं। तो आज का डिस्कशन भाई लोग थोड़ा इलेक्शन सेंट्रिक रहने वाला है। हम लोग असल में सोच रहे थे कि जितना भी इंडिया में पीएम्स रहे ना, तो हम लोग अपना पीएम्स के बारे में उतना जानते नहीं है एक्चुअली क्या। और हम लोग अभी स्टडी किए कुछ, तो हम लोग को भी बहुत सारा ऐसा चीज़ पता चला कि लगा अरे ये तो पता ही नहीं था कि ये आदमी किए हैं। और गिन के सिर्फ 14 पीएम्स रहा है ना इंडिया का, 14 प्राइम मिनिस्टर्स रहा है इंडिया में।
तो आज हम लोग हर एक प्राइम मिनिस्टर के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कशन करेंगे, उन लोगों का कुछ फैक्ट्स जो हम लोग को अपने रिसर्च के दौरान पता चला है वो बताएंगे। और तो यही है, तो पहला पीएम है भाई पैडी ब्रदर जवाहरलाल नेहरू, श्री श्री पंडित नेहरू जी, बच्चों के चाचा नेहरू। चाचा नेहरू भाई, चाचा नेहरू। लेकिन भाई मानना पड़ेगा, मतलब एक इन्फेंट नेशन को हेड किए, तो वो भी मतलब मजाक बात नहीं है भाई। और एक कहीं पे हम यही डिस्कशन ही कर रहा था किसी से, या फिर शायद कहीं वीडियो देख रहे थे, तो उसमें बता रहा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्यों नहीं बनाया पीएम और नेहरू जी क्यों पीएम बने। तो उसका एक दो पॉइंट मेरे को बहुत वैलिड लगा। एक तो वल्लभ भाई पटेल वाज ओल्ड, ही वाज गेटिंग ओल्ड, और मतलब उनका हेल्थ अब उतना साथ नहीं दे रहा था, तो अब नेशन को अगला 10-15 साल तक शायद वो नहीं हेड कर पाते। उनका शायद डेथ भी हो गया था ना। हाँ, उनका डेथ मेरे को लगता है 60s में हो गया था। तो 60s या 50s में भी हो गया था पता नहीं, जो भी। तो वो एक कारण था। दूसरा बोल रहा था ना कि नेहरू जी का फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छा था। उनको मतलब आईएनसी के थ्रू और गांधी जी के थ्रू मतलब पूरा वर्ल्ड वाइड आदमी लोग जानता था उनको। तो एक फैमिलियर फेस अगर तुम्हारा कंट्री का हेड रहेगा तो बाकी नेगोशिएशन से सब में हेल्प होगा। जैसे अभी इमेज जो बना दिया है मोदी जी, जिसके कारण सब इंडिया को एक अलग लाइट में देखता है, तो वो भी एक फॉरेन पॉलिसी के एंगल से भी काफी इन्फ्लुएंशियल आदमी थे वो। मतलब कि जो तुम बोल सकता है ना कि थे वो इंडियन, ठीक है, बट जिस तरह से वो खुद को प्रेजेंट करते थे वो बहुत ही एक स्टेट्समैन लेवल अलग ही था उनका। करिश्मा था, एक तरह से अंग्रेज ही थे वो, क्योंकि उनका जिस तरह से पढ़ाई लिखाई हुआ है, कैम्ब्रिज वगैरह गए हैं, तो उसके कारण जो उनको मिला। फिर वो सोशलिज्म के बहुत बड़े प्रवक्ता थे, क्योंकि जब बोल्शेविक रेवोल्यूशन हुआ था ना रशिया में 1917 में, उसके बाद वो वहाँ पे गए थे और वो देख रहे थे, क्योंकि उसी समय 1929 में अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आया था। तो उनको क्या लगा कि कैपिटलिज्म जो चल रहा है हर जगह पे वो हो सकता है ना काम करे। अब ऑब्वियसली अब जैसा दुनिया का सिचुएशन रहता है उसके हिसाब से ही लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। हम लोग अभी बोल देते हैं कि हाँ कम्युनिज्म तो फेल हो गया ये वो, बट उनके लिए जो इन्वायरमेंट था उसमें वो यही देखे कि पूरा एक्सट्रीम कम्युनिज्म पे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी वायलेंस कर रहे हैं वो लोग। तो वो सोचे कि हम सोशलिज्म की तरफ देश को ले जाते हैं। और एक सोशलिज्म का एक ब्रांच था जो यूनाइटेड किंगडम में स्टार्ट किया था लोग, फाबियन सोशलिज्म बोलते हैं उसको। फाबियन का मतलब क्या होता है? स्लो ग्रोथ। तो जो तेरा फाबियन सोशलिज्म है उसमें भी धीरे धीरे ग्रोथ करने का प्लान आया। तो जो सोवियत यूनियन में लोग 5 ईयर प्लानिंग करता था, वही सब मॉडल ये इंडिया में लाए। जो प्लानिंग कमीशन जो अभी मोदी गवर्नमेंट का आने के बाद उसको वो लोग हटा के नीति आयोग बना दिया। तो प्लानिंग कमीशन भी वहीं से स्टार्ट हुआ, तो 5 साल का प्लानिंग करता था। तो मतलब इंडिया के लिए अब वो मतलब ये तो ठीक है कि बहुत सारा डिसीजन सही नहीं हुआ, बट उनका जो इंटेंशन था उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते हम लोग वैसे। मतलब एक उस समय का पॉलिटिशियंस लोग का एक खासियत था भाई, उन लोग के अंदर एक मोरल और एथिक्स वाला सेंस बहुत, मतलब अभी आदमी सुनता है और वैसा रेट्रोस्पेक्टिव में जज करता है तो बोलता है अरे बेवकूफ था और ऐसा डिसीजन कैसे ले लिया, यूनाइटेड नेशन का सीट नहीं लिया, जो कि बहुत ही मतलब इस पे भी डिबेटेबल है। कुछ लोग बोलता है कि कभी ऑफर ही नहीं हुआ था, कुछ लोग बोलता है ऑफर हुआ था, जो भी मतलब बोलता है कि, बट उनका जो विचार था कि नहीं मेरे को अपना नेबर्स लोग के साथ अच्छे से रहना है, ठीक है। और बहुत सारे तेरे को पता है जब पहले स्प्लिट हुआ था ना ये तेरा इंडिया और पाकिस्तान, तो पाकिस्तान का भी जो पूरा सेंट्रल बैंकिंग था वो आरबीआई देखता था। तो हम लोग उन लोग के साथ वॉर पे थे, फिर भी उन लोग का हेल्प कर रहे थे। कुछ साल तक इंडिया का नोट्स यूज होता था पाकिस्तान। एग्जैक्टली तो मतलब उस समय अलग सिचुएशन था। तो तुम उस चीज को अभी रेट्रोस्पेक्टिव में जज करने से ना मतलब वो मतलब जेन्युइन बात नहीं होगा। मतलब वो असली मतलब तुम ये नहीं कर पाएगा, उसको जस्टिस नहीं कर पाएगा, जस्टिफाई नहीं कर पाएगा, क्योंकि नया नेशन है, इतना गरीबी है, इतना ट्रॉमा के बाद आया है। जैसे सोशलिज्म का भी बात है, अगर तुम कैपिटलिज्म सोचेगा 1950s का इंडिया में, तो भाई कौन कैपिटलिस्ट था उस समय? मतलब होगा इक्का दुक्का आदमी लोग है, बट देश में उतना थोड़ी है कि मतलब ऐसा थोड़ी अभी यूनिकॉर्न जैसा बन रहा है हर 2 दिन पे, ऐसा थोड़ी है भाई, ऐसा माहौल नहीं था। तो अपने सिचुएशन के हिसाब से वो किए थे। हाँ, मतलब रणवीर अलाहाबादिया का पॉडकास्ट पे कोई आदमी आया था, उससे पूछा कि अगर नेहरू प्रधानमंत्री नहीं होते तो क्या होता देश का हालत।
तो बहुत अच्छा भी हो सकता है, बहुत खराब भी हो सकता है कि कोई मिलिट्री डिक्टेटरशिप आ जाता है रशिया एग्जैक्टली जो इतना सारा लोग को मार देता है। वहाँ क्या हुआ है चाइना में, रशिया में, तो सब लोग जानते हाँ ही हाँ हैं। हाँ हाँ इतना इतना लोग गया है वहाँ पे। तो नेहरू जो लाए उसका इकोनॉमिक पॉलिसीज को अगर नज़रअंदाज कर दे एक समय के लिए भी, तो उनका जो डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करने के लिए वो जो काम किए हैं उसका सराहना सब लोग करता है। यहाँ तक कि वो अटल बिहारी वाजपेयी को भेजे थे जबकि वो अपोजिशन में थे, एग्जैक्टली इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। जो पहला गवर्नमेंट था इंडिया का, उसमें 2 मिनिस्टर हारा हुआ, मतलब ऑपोजिशन का लीडर्स लोग को बनाए थे। वही बोल रहे भाई, एथिक्स एक अलग लेवल पे था। कि अब उसको कोई भी कारण हो उस चीज के लिए, लेकिन मतलब पॉलिटिक्स में एथिक्स था भाई। यही जब अगर तुम उनके बाद जब डेथ हुआ इनका, क्या नाम है, नेहरू जी का, और फिर तुम्हारे गुलजारी लाल नंदा आए, मतलब वो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे, शॉर्टेस्ट ट्रेनिंग प्राइम मिनिस्टर एवर, दी ओनली एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। तो गुलजारी लाल नंदा 2 बार बने प्राइम मिनिस्टर, दोनों बार एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर ही बने, एक बार नेहरू जी का डेथ के बाद और एक बार लाल बहादुर शास्त्री जी का डेथ के बाद। तो उनका भी भाई, उनका लाइफ, वो क्यों बने उस समय एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर पता है? नहीं। सब लोग पावर स्ट्रगल में था नेहरू जी के जाने के बाद। सब चाह रहा था कि अरे हम बन जाए, अब मेरा नंबर आएगा। लेकिन गुलजारी लाल नंदा जी का एक अलग, मतलब वो गांधीयन फिलॉसफी में पूरा बिलीव करते थे। वो भाई मतलब ऐसा आदमी थे कि 1921 में वो प्रोफेसर थे मुंबई यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के, बट वो अपना प्रोफेशन छोड़ दिए ये सत्याग्रह मूवमेंट और गांधी जी का नॉन कॉपरेशन को सपोर्ट करने के लिए। और वो बोले कि मतलब अगर सब अपना पर्सनल देखने लग जाएगा तो देश नहीं हो पाएगा आज़ाद, मतलब देश हित के लिए वो अपना पर्सनल छोड़ दिए। उसके बाद भाई जब कंट्री पूरा आज़ाद हो गया तो फ्रीडम फाइटर लोग को पेंशन मिलता था 500 रुपये का, वो पेंशन वो नहीं लिए। बोले कि हम 500 रुपये के लिए देश के लिए लड़ने नहीं गए थे, वो मेरा स्पिरिट के लिए लड़ने गए थे, तो उसको दान कर देते थे। उसके बाद भाई उनका जब डेथ हुआ तो उनका नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं था, उनका अपना घर तक नहीं था। और उनका एक लाइन था बहुत फेमस कि सादा जीवन उच्च विचार। तो वही हम बता रहे, एथिक्स बहुत ज्यादा मतलब एक रोल प्ले कर रहा था उस समय पॉलिटिशियंस के अंदर। जैसे जेपी जी का बात करेंगे हम लोग, जयप्रकाश नारायण का, तो वो भाई उनको डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का सीट नेहरू जी बोल रहे थे, लेकिन वो नहीं लिए। आज तुम सोचो, आज जो लोग बोलता है अपने आप को सत्याग्रही अरविंद केजरीवाल टाइप्स लोग, उन लोग को तुम पीएम के लिए भाई वो उधर दिल्ली का असेंबली भंग कर दिया था, याद है? पीएम इलेक्शंस लड़ने के लिए। तो अभी का सिचुएशन को तुम उस रेट्रोस्पेक्ट में जज ही नहीं कर पाएगा, माहौल बदल गया है यार। सत्याग्रह का मतलब बोलता है सत्य से लड़ने वाला, राहुल गांधी बोला था अभी मतलब तो वही गुलजारी लाल नंदा जी इसलिए बने एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बिकॉज उनके मतलब ही वाज कंपेरेबल टू गांधी इन टर्म्स ऑफ फिलोसफी और कैरेक्टर, कि बहुत मोरलिस्टिक आदमी है। और वो चाहते तो पीएम बन सकते थे, लेकिन वो नहीं बने, मतलब शास्त्री जी बने उनके बाद। तो वही शास्त्री जी का भी बताओ यार कुछ। शास्त्री जी मतलब नेहरू के बाद जो मैंडेट से आने वाला प्राइम मिनिस्टर था शास्त्री जी, है ना? तो दोनों में कितना स्टार्क डिफरेंसेस है। नेहरू एकदम तेरा हाई क्लास बोल सकता है तुम, जो शेरवानी वगैरह पहन के हमेशा रहते हैं। शास्त्री जी इधर आ गए धोती पहन के, सादा जीवन। शास्त्री जी का एक पढ़ रहे थे, उनका जब शादी हुआ ना तो मतलब दहेज वगैरह लेने से मना कर दिए, और बस एक चरखा और कुछ 27 मीटर से कुछ कपड़ा, लंबा कपड़ा, बस यही लिए थे वो दहेज में। अरे साला, मतलब एग्जाम्पल सेट करने के लिए। शास्त्री जी का मतलब सबसे मेन क्या था ना कि बहुत इंडिया का जो इमेज था ना वो मतलब जो लोग रिप्रेजेंट करता था वो चीज़ को रिप्रेजेंट करते थे। नेहरू जो थे वो ठीक है, वो लोग के साथ कनेक्टेड जो भी उनका रिलेशन हो, बट वो अपर क्लास को रिप्रेजेंट करते थे। एग्जैक्टली जो बाहर से पढ़ के आया है, इंग्लिश बोल सकता है अच्छा से, बाहर जाके नेता लोग से इंटरैक्ट किया है, एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा। शास्त्री जी है एकदम अलग किस्म के, वो मतलब बचपन में तैर उड़ के स्कूल पढ़ने जाते थे, अरे नदी से तैर के और फिर मतलब एकदम सादा जीवन जीने वाला इंसान। और उनका हाइट वगैरह बहुत कम था, और एक बार बोले थे कि लोग शायद सोचते हैं कि हम मेरा हाइट कम है तो फिजिकली हम कमज़ोर हैं, बट इंटेंशनली हम उतने कमज़ोर नहीं हैं।
हाँ, उन्हीं का दिया हुआ है ना, जय जवान जय किसान। जय किसान उन्हीं का दिया हुआ है। व्हाइट रेवोल्यूशन शास्त्री जी का ही लाया हुआ है, जो अमूल गुजरात में जो पहली बार ये उसका फैक्ट्री लगा, वो शास्त्री जी का किया हुआ है। कुरियन जो लाया था। शास्त्री जी अपना टाइटल ड्रॉप कर दिए, पता है, जात पात का मतलब हटाने के लिए हिंदू सोसाइटी से। असल में उनका टाइटल श्रीवास्तव है, वो भी कायस्थ थे, लेकिन वो अपना टाइटल ड्रॉप कर दिए ताकि मतलब एक तरह से हिंदू सॉलिडारिटी के लिए, कि मतलब ये जो कास्ट वाला जो बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट कर रहा था उस समय, तो बहुत ज्यादा ही करता था, तो उसको हटाने के लिए एज एन एग्जाम्पल वो एक काम किए। तो सोशली भी बहुत एकदम रिफॉर्मेशन। अबे हर एक प्राइम मिनिस्टर ना बहुत सारा ऐसा काम किया है ना जो अभी तक रिफ्लेक्ट होता है। लेगेसी छोड़ के गया है। लेगेसी छोड़ के गया, जो हम लोग यूजुअली मतलब यार हम लोग को हिस्ट्री में पढ़ाना चाहिए सब, मतलब बचपन में ऐसा हर एक प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एक चैप्टर रहना चाहिए क्या। हाँ अभी इतना मतलब मॉडर्न हिस्ट्री तो पढ़ाते ही नहीं है ना। और फिर ये शास्त्री जी का एक बता रहा था कि मोरल्स का बात कर रहे थे हम लोग। ये जब जवाहरलाल नेहरू का गवर्नमेंट था ना, उस समय शास्त्री जी रेलवे मिनिस्टर थे, और एक जगह पे एक्सीडेंट हुआ था, बहुत सारा लोग मर गया उसमें। अच्छा। तो वो अपना पोजीशन को त्याग दिए, ठीक है, रिजाइन किए। तो जवाहरलाल नेहरू बोले कि शास्त्री जी का रेजिग्नेशन हम केवल इसलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम लोग लोगों को समझ आए कि यहाँ पे हमारे जो नेता हैं वो इस चीज को सीरियसली लेते हैं, मतलब कि एक अकाउंटेबिलिटी हो, इसलिए नहीं कि वो किसी भी तरह से इस चीज के लिए जिम्मेदार है। एग्जैक्टली वही भाई, ये सब जैसे तुम वो भी बता रहा था कि मतलब वो जिस इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, एक रूरल इंडिया को, तो वही भाई उस समय स्वदेशी वाला जो था ना, एक कि जैसे तुम बोला चरखा लिए और कपड़ा लिए, वो सिंबॉलिज्म था भाई। एक मतलब एक छोटा सा एक्ट से ना उन लोग पूरा मासेस में उस चीज को फैलाता था कि मतलब अपना नेटिव प्रोडक्ट्स को ये करो, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना था। ऑफ कोर्स इंडिया में कुछ था नहीं उस समय, फैक्ट्रीज नहीं था उतना, चाहे इंडियन मैन्युफैक्चरर्स नहीं था, तो वो सारा चीज था। तो ये सब मास लीडर लोग था भाई, और उस समय का एक अलग माहौल था। उस समय छोटा छोटा चीज भी मतलब बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता था, क्योंकि पीपल सब लोग इतना ज्यादा स्टिमुलेटेड नहीं था ना इन्फॉर्मेशन से, तो एक छोटा हेडलाइन भी जो आ रहा है पेपर में वो मतलब बहुत फैलता था। सही बात है, तो वो चीज है। अभी तो हर दिन कुछ ना कुछ नया आ रहा है ना। बट शास्त्री जी का डेथ बहुत अनफॉर्चुनेट है, उसको लेकर जो इतना इतना स्टोरी, वो ताशकंद वाला वो क्या पूरा है भाई, उसके बारे में पता है कुछ? देखो मतलब हुआ क्या कि 1965 में जो इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ, ठीक है, तो इंडिया पाकिस्तान का वॉर में इंडिया बुरी तरह से हराया पाकिस्तान को। बट ये लोग शास्त्री जी सोचे कि हाँ अब सीज फायर करने का समय, थोड़ा ट्रूस वगैरह साइन कर लेते हैं। तो ताशकंद में एक कन्वेंशन हुआ, ठीक है, रशिया जो है उस कन्वेंशन को मॉडरेटर था। तो इंडिया और पाकिस्तान के लीडर्स गए वहाँ पे। तो जैसे ही ट्रूस पे साइन हुआ ना, उसके कुछ घंटे बाद शास्त्री जी का डेथ हो गया। ठीक है, तो बहुत लोग बोलता है कि उनको पॉइजन किया गया, बहुत लोग बोलता है कि दूध में कुछ मिला दिया गया, बहुत लोग ये बोलता है कि इंदिरा गांधी जो है वो दूध में कांच पिसवा के उसको पिला दी। ओहो। बट ये सब कॉन्स्पिरेसी है, किसी के पास इसका प्रूफ नहीं है। बट प्रॉब्लम इसमें ये है ना कि इंडियन गवर्नमेंट कभी इस पे कभी इसका फाइल्स को रिलीज नहीं किया, और ना ही इस पे 50 साल तक कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ उनका डेथ के बाद। और इंडियन गवर्नमेंट अभी भी यही एक्सेप्ट करता है कि वो हार्ट अटैक से मरे। अच्छा। जबकि उनको जब डॉक्टर लोग बचाने जा रहा था, वो उस समय रास्ते में एक्सीडेंट में मर गया। तो बहुत ज्यादा मतलब वो लगता है ना जो डॉक्टर जा रहा था वो भी मर गया। हाँ, जो डॉक्टर उनको बचाने जा रहा था उसका भी रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, और वो अपना फैमिली के साथ मर गया वहाँ पे। ओ भाई, ये तो सही में शेडी है भाई, मतलब सुन के ही लग रहा है कि कुछ शेडी इसलिए लगता है क्योंकि इंदिरा गांधी जो है वो उसके बाद प्रधानमंत्री बनी। और फिर तुम्हारा ये कि बहुत लोग मानता है कि लाल बहादुर शास्त्री जो है वो ताशकंद में सुभाष चंद्र बोस से मिले थे। और सुभाष चंद्र बोस के बहुत बड़े सपोर्टर थे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ना, वो हमेशा से यही बोला है कि सुभाष चंद्र बोस जो है वो मर गए थे। एग्जैक्टली। बट वो एक्चुअली बच गए थे और कहीं चल गए थे, उसके लिए बहुत सारा एविडेंस भी है। तो क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का न्यूज इतना बड़ा इम्पैक्ट लाता है इंडिया में, तो उस चीज को दबाने के लिए ऐसा कंस्पायर किया गया है, ऐसा कंस्पिरेसी थ्योरी टॉक है। हाँ भाई, और उस समय भाई ये सब करना आसान भी था। हाँ, क्योंकि उस समय उतना विजिबिलिटी नहीं था, सब चीज स्टेट कंट्रोल था, मीडिया उडिया सब चीज। और उस समय इंडिया में बहुत ज्यादा फॉरेन इंटरवेंशन भी था, रशिया का हो चाहे यूएस का हो, बहुत इंटरवेंशन था। मेरे को एक चीज याद आ रहा है इससे, जो होमी जे बाबा का असैसिनेशन था, वो भी तो CIA प्लान्ड है ना, मतलब वो तो प्रूवन ही है ऑलमोस्ट कि CIA गॉट हिम किल्ड बिकॉज वो न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम कर रहे थे, और वो सक्सेसफुली स्प्लिट भी किए थे क्या, न्यूक्लियर फिशन। तो वही है, तो ये भी उस समय सिनेरियो था कि मतलब बाहर का आदमी लोग इस रीजन को कंट्रोल करने के लिए, उस इंसेंटिव के लिए
ऐसा करे। नेहरू जी स्टार्ट किए थे नॉन अलाइंड मूवमेंट, कुछ और लीडर्स का, जोसेफ टीटो, सुकर्नो, मगर नॉन अलाइंड मूवमेंट में क्या था कि इंडिया किसी भी चीज, किसी भी ब्लॉक का समर्थन नहीं करेगा। एक तो यूएस का ब्लॉक था और एक था रशिया यूएसएसआर वाला ब्लॉक। हाँ। बट फिर भी इंडिया में यूएसएसआर का ही इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, क्योंकि यूएस हमेशा से पाकिस्तान को सपोर्ट किया। तो उस कारण से ये लाल बहादुर शास्त्री का डेथ में इसको भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में माना जाता है। हाँ। कि यूएसएसआर का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा था इंडिया में कि गवर्नमेंट का हर बॉडी का हर एक्शन यूएसएसआर को पता रहता था। और वो लोग कोई ऐसा लीडर नहीं चाहते थे कि जो इस चीज़ को डिसरप्ट करे, तो यूएसएसआर भी इनका असैसिनेशन करवाया, ऐसा बोला जाता है। इसमें और ये भी थ्योरी है ना शायद कि इंदिरा गांधी जो थी वो मतलब यूएसएसआर मतलब उन लोग से पेमेंट्स लेती थी, ऐसा कुछ है। ये सब ताशकंद फाइल्स मूवीज में शायद दिखाया भी है थोड़ा बहुत इसके बारे में कि मतलब वो रशियन अकम्प्लिस थी, चाहे फिर मतलब उन लोग के साथ में थी एक तरह से। इसके बाद फिर आता है भाई इंडिया का पॉलिटिक्स का, मतलब भाई एक चीज तो मानना पड़ेगा कि इंदिरा गांधी के जैसा कोई भी पीएम नहीं रहा है। उतना ज्यादा मतलब बॉल्स बोलेगा ना, बॉल मतलब गट्स, और था नहीं फिर भी गट्स ही भाई। आयरन लेडी प्रॉपर नेम है उनका, आयरन लेडी ऑफ इंडिया, दी ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर। तो इसका भी बहुत पूरा सीन है। देखो जब लाल बहादुर शास्त्री जी का डेथ हुआ तो फिर गुलजारी लाल नंदा कुछ दिन के लिए, 13 दिन के लिए एग्जैक्टली, पिछले बार भी 13 ही दिन के लिए थे, इस बार फिर 13 दिन के लिए बने वो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर। और उस समय कांग्रेस में ना एक सिंडिकेट कांग्रेस बोला जाता था, या सिंडिकेट बोलते थे, जिसको ओल्ड कांग्रेस भी बोलते हैं, जो कि आगे चल के स्प्लिट करके कांग्रेस ओ हो गया था और फिर कांग्रेस आई हो गया था, जो इंदिराज कांग्रेस और ओल्ड कांग्रेस हो गया था। तो ये जो सिंडिकेट था ना, इसमें कुछ लीडर्स लोग था जिन लोग मतलब हाई पोजीशन लीडर्स, जिन लोग का मतलब महत्वाकांक्षा, हाँ उन लोग का महत्वाकांक्षा था, उन लोग पीएम बने, ठीक है, क्योंकि उन लोग बहुत पहले से सब है, उसमें गुलजारी लाल नंदा भी थे। तो उन लोग फिर मिल के प्लान किया ना कि हम लोग इंदिरा गांधी को पीएम बनाएंगे, ठीक है ना। और उस समय इंदिरा गांधी को उन लोग नाम दिया था गूंगी गुड़िया, ठीक है, गूंगी गुड़िया, क्योंकि इंदिरा गांधी उस समय यंग थी बहुत, और मतलब उतना ज्यादा पॉलिटिकली उतना ज्यादा ये मतलब वो जवाहरलाल नेहरू जी का पर्सनल असिस्टेंट के तौर पे काम करती थी, बट एक्टिवली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं थी वो उस टाइम तक। बट फिर उन लोग उनको मतलब सब बनाया मिलके प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इंटरेस्टिंग हो गया कि उसके बाद फिर इंदिरा गांधी जी सुनना बंद कर दिया इन लोग का, सिंडिकेट वाला लोग का। तो इस कारण से पीछे बहुत पॉलिटिक्स चला है। उन लोग अपना पार्टी के अंदर स्प्लिट हो गया कि कांग्रेस आई और कांग्रेस ओ बन गया, और मतलब बहुत सारा पॉलिटिक्स भी चला उस पूरा, वो तो पूरा रह ही बहुत झकास है। मतलब वो 64 के बाद लेके और पूरा तेरा 79 तक, जब तक 79 में असैसिनेशन था, नहीं 84 में असैसिनेशन था, तो वहां तक इंदिरा गांधी रही हैं। और भाई इंदिरा गांधी के टाइम पे भी बहुत अच्छा काम हुआ है। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट जो एक चीज उनको लगा यही था भाई, बहुत ही मतलब एक बोलते हैं ना सेल्फ एस्टीम वाला, सेल्फ रिस्पेक्ट वाला इंसान था। तो हुआ क्या था कि इंडिया अपना ग्रेन्स का सप्लाई के लिए यूएस के ऊपर डिपेंडेंट रहता था। अच्छा। यूएसए से इंपोर्ट्स होता था ग्रेन, ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले। एग्जैक्टली। और कुछ तो इन लोग तेजा बना, निक्सन का टाइम था शायद उस समय। निक्सन बहुत हरामी प्रेसिडेंट था यूएस का भाई, मतलब इसको कुछ गाली वाली भी दिया था इंदिरा गांधी को। अच्छा। हाँ मतलब पता नहीं, रिकॉर्डेड भी है शायद, बेचिया ऐसा कुछ बोला था उसको। तो इंदिरा गांधी को ये चीज़ बहुत ख़राब लगा कि यूएस मतलब ऐसा भिखारी जैसा ट्रीट कर रहा है हम लोग को। तो फिर वो ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए, जिसमें मतलब पूरा लैंड कंसोलिडेट करके, जो ये सिस्टम है ना पंजाब में इरिगेशन कि ऐसा छोटा छोटा पीसेस ऑफ लैंड नहीं रहता है, पूरा कंसोलिडेट करके एक बड़ा लैंड बनाता है उन लोग और उस पर खेती होता है। तो वो सारा सिस्टम रिफॉर्म्स वो लेके आई, जिसके कारण एक पॉइंट पे इंडिया में वीट प्रोडक्शन इतना ज्यादा हो गया था, सरप्लस हो गया था। तो मतलब जबरदस्ती आदमी लोग को रोटी खिलाता था, ये ढाबा वाबा सब पे फ्री में रोटी मिलता था ताकि रोटी खाने का हैबिट हो। अरे इंदिरा गांधी के टाइम में मस्त चीज सब हुआ है भाई, मतलब पूरा पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रख दी थी। एक पॉइंट पे तो ऐसा था जब इमरजेंसी चल रहा था, 74 के अराउंड था ना इमरजेंसी, वही 75 के अराउंड। तो उस टाइम पे ऐसा था ना कि पूरा इंडिया में किसी को कोई फ्रीडम नहीं है। अच्छा, इमरजेंसी का बैक स्टोरी थोड़ा सा बताते हैं हम, ठीक है। हुआ क्या था कि इंदिरा गांधी का इलेक्शन में विक्ट्री हुआ था,
तो उस पे एक आदमी पेटिशन डाला था इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि ये जो इलेक्शन है ये फ्रॉड हुआ है। अच्छा। मतलब उनके मतलब फ्री इम्पार्शियल फेयर इलेक्शन नहीं हुआ है। तो ये एक केस चल रहा था। उसी के साथ में ना इंदिरा गांधी बैंक सबको नेशनलाइज कर रही थी। जितना भी बैंक्स था वो सारा को नेशनलाइज कर रही थी। तो हुआ क्या कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये ऑर्डर दिया कि नहीं नहीं, बैंक्स ऐसे नेशनलाइज नहीं कर सकता तुम, ठीक है। तो उसको रद्द करने बोला। तो इंदिरा गांधी कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट लेके आए, 51st अमेंडमेंट, जिसमें ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन अगर चाहे तो पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है बिना सुप्रीम कोर्ट के कोई इंटरवेंशन के। ठीक है, मतलब जैसे पास हो जाता है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। हाँ। फिर वो लोग उसको इंटरप्रेट करता है, फिर बताता है कि सही है कि नहीं। तो वो चीज को हटाने के लिए वो की, ठीक है ना, पावर का इस्तेमाल किया है भाई ये आदमी बहुत हार्ड। उसके बाद फिर 50 तो उन लोग उसको ये कर दिया। और फिर 52nd अमेंडमेंट लेके आई जिसमें ये था कि कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी इंडिया में पब्लिक यूज के लिए हथिया सकता है गवर्नमेंट, और उसका फेयर प्राइस गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। उसमें कोई कोर्ट का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, तुम चैलेंज भी नहीं कर सकता उसको। अब ये दोनों जो अमेंडमेंट्स लेके आई, इसके खिलाफ भी पिटीशन गया तेरा इसमें सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट उसको रद्द कर दिया, बोला कि नहीं, हम लोग अपना पावर को रीइंस्टेट करते हैं, हम लोग के थ्रू जब तक कोई नहीं पास होगा अमेंडमेंट तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड नहीं हो सकता। तो ऐसा हुआ। तो ये भी एक सिचुएशन बैकग्राउंड में चल रहा है, ठीक है। अभी दूसरा सिचुएशन क्या हुआ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ये जजमेंट दे दिया कि इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन है वो पार्शियल इलेक्शन था, फेयर इलेक्शन नहीं था। तो उनका अब ये रद्द कर रहा था उनका सांसद ये सदस्यता, और उनको बोला कि प्राइम मिनिस्टर से रिजाइन करो। फिर इसको चैलेंज किया उन लोग सुप्रीम कोर्ट में, और इसी के साथ इंदिरा गांधी पहली प्राइम मिनिस्टर बनी, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, जो कोर्ट में जाके मतलब ऐसा पेशी हुआ उनका। फिर सुप्रीम कोर्ट में सेम मामला गया इलेक्शन वाला, वहां सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड किया इलाहाबाद कोर्ट का जजमेंट को, बट ये भी बोला कि आप प्राइम मिनिस्टर बने रह सकते हैं क्योंकि आप लीडर ऑफ द मेजोरिटी हैं। और फिर ये बोला कि आपको वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा, मतलब पार्लियामेंट में जो वोट होता है ना, तो इंदिरा गांधी वोट नहीं कर सकती। ये सब सिनेरियो सारा बन रहा है। इसके साथ साथ ना ये जो इसके पहले वाला इलेक्शन था जिसमें इनका कैंडिडेचर को मतलब ये रद्द कर दिया था सुप्रीम कोर्ट, उस इलेक्शन में इंदिरा गांधी नारा दी थी गरीबी हटाओ, और गरीबी हटाओ का नारा देके इन लोग आया था पावर में, लेकिन गरीबी हटा नहीं था। तो फिर बहुत सारा ना पब्लिक का ऐसा प्रोटेस्ट होने लग गया। जो जेपी नारायण का जो प्रोटेस्ट जो ऑर्गेनाइज होना शुरू हुआ था बिहार में, तो गुजरात में और बिहार में 2 जगह पे प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हो रहा था, और पूरा माहौल ऐसा बन गया था कि जो पटना का फेमस गांधी मैदान है वहां पे 5 लाख आदमी आया हुआ था भाई जेपी जी का, जयप्रकाश जी का भाषण सुनने के लिए। और उन लोग मतलब ऐसा बोल दिया था कि सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है, ऐसा करके कुछ नारा था जयप्रकाश नारायण जी का। तो ये भी पूरा सिचुएशन चल रहा है। तो ये सब सिचुएशन को मतलब मद्देनजर रखते हुए तो इमरजेंसी का घोषणा की इंदिरा गांधी। अच्छा। 75 में। हाँ। और इमरजेंसी में वो 3 कारण मेन दी। पहला एक कारण दी कि जो जेपी मूवमेंट है उसके कारण इंटरनल डिस्टर्बेंस आ गया है, तो जरूरी है कि मतलब अभी पूरा एब्सोल्यूट पावर जरूरी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। दूसरा वो रीजन दी कि इंडिया का इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है और रैपिड ग्रोथ के लिए तुमको इमरजेंसी लगाना पड़ेगा ताकि सडन चेंजेस किया जा सके। और फिर तीसरा फिर ये दी कि विदेश का इंटरवेंशन बहुत है इंडिया में। दूसरा विदेशी ताकत लोग इंडिया को डिसरप्ट करना चाह रहा है, इसलिए इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो ये 3 इमरजेंसी का कारण वो दी, और फिर इमरजेंसी लग गया। और इसके बैकग्राउंड में ना संजय गांधी को जानता है ना, उनका असल में छोटा बेटा सॉरी, और वो ना पॉलिटिक्स में बहुत इन्वॉल्व थे। जैसे कि जवाहरलाल जी के साथ अपना इंदिरा गांधी थी, वैसी इनके साथ इनका छोटा बेटा संजय गांधी साथ में रहता था। तो जब इमरजेंसी लगा ना भाई, तो बहुत मस्त चीज सब हुआ। सबको जेल में डाल दिया, प्रेस का कोई फ्रीडम नहीं है, कोई कुछ ओन नहीं कर रहा है, जिसको मतलब पूरा एब्सोल्यूट पावर है, डिक्टेटरशिप ऑलमोस्ट। और इस समय पे इन लोग डिसाइड किया ना कि इंडिया का पॉपुलेशन बहुत जल्दी बढ़ रहा है, नसबंदी करवाना, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना जरूरी है। तो कुछ इलाका में फोर्स्ड वेसेक्टोमी कराया इन लोग, नसबंदी जो बोलते हैं उसको। तो उसमें आदमी लोग को इन लोग लिटरली गाड़ी में भर के जबरदस्ती लेके जाता था और बेहोश करके वेसेक्टोमी कर देता था भाई।
और ये पूरा ऑपरेशन को ओवरसी किए संजय गांधी। हाँ, यहाँ तक कि बोलता है बहुत लोग कि बोलता है क्या, मतलब ये टॉक मतलब है, ये प्रूवन ही है कि संजय गांधी वाज द पर्सन जो इंदिरा जी को बोले कि इमरजेंसी लगाइए, आप ये सब हवाबाजी सब खत्म करिए और इमरजेंसी अब एकदम जरूरी है। तो ये सब सीन चल रहा था भाई, पूरा एकदम हार्ड। मतलब आदमी लोग को गाड़ी में भर भर के लिए जा रहा है, वो जैसे कुत्ता लोग को नहीं पकड़ने आता है, डॉग कैचर वैसे। हाँ, भाई वही सीन है। तो वही है, लेकिन इसके साथ बहुत सारा अच्छा काम भी है किया हुआ, जैसे तेरा 1974 में जो न्यूक्लियर टेस्ट करवाया। मतलब इंदिरा गांधी किसी से डरती नहीं थी भाई, मतलब ऐसा नहीं था कि कोई कुछ बोल दिया तो रुक जाएंगे, पीस वीस ये सब कुछ नहीं था, पीस का कोई सीन ही नहीं है। बांग्लादेश लिबरेशन वाला पूरा तो पीस है, हाँ उसका वही था, पीस इज हैविंग अ बिगर गन देन योर ओपोनेंट या बिगर स्टिक देन जो भी है वो वाला। तो वही 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर बहुत सक्सेसफुल, एक मतलब इंडियन आर्मी का इतिहास का वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल वॉर विक्ट्रीज है। इसके साथ फिर कुछ कुछ खराब एलिमेंट्स भी था कि वो जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार उसमें भी बहुत ही डीप हिस्ट्री है भाई। एक्चुअली वहाँ पे जो लोकल पॉलिटिकल सीन था ना पंजाब का, इट वाज वेरी मच डोमिनेटेड बाई तेरा गुरुद्वारा। तो वो गुरुद्वाराज में ना, वो ये जो मेन जो पहले खालिस्तानी लीडर था उनका नाम क्या था यार? अमृतपाल नहीं अमृतपाल तो अभी आया था, भिंद्रन वाले संत भिंद्रन वाले। तो वो जो थे वो मतलब पहले आईएनसी के टिकट पे इलेक्शन भी लड़ा है शायद। तो वो आईएनसी से बहुत क्लोज था रिलेशन में, और मतलब खासकर इंदिरा गांधी से क्लोज था। लेकिन आगे चल के शायद वो रोग हो गया, एज इन मतलब ऑर्डर्स मानना छोड़ दिया ये वो, जिस कारण से फिर मतलब एक ऐसा पॉइंट आ गया था कि एकदम आमना सामना हो गया कि इधर दिया उधर। और फिर इंदिरा गांधी ऑर्डर की आर्मी को जाने के लिए गोल्डन टेम्पल के अंदर, और भाई पूरा उड़ा दिया था टेम्पल। मतलब तुम उसका फुटेज देखेगा तो पूरा मतलब डिस्ट्रैक्ट हो गया था पूरी तरीके से, डेमोलिश हो गया था। और इंदिरा गांधी का जो ये थे जो बॉडीगार्ड जो उनको लास्ट में गोली मारे, इन लोग सब उनको एडवाइस कर रहा था, उनका एडवाइजर लोग सब आसपास का, कि उनको हटा दो, चेंज कर दो। पर वो ऐसा एज अ सिंबल ऑफ हर फेथ इन द सिख कम्युनिटी वो नहीं हटाई, और फिर वो मार दिया उनको। उसके बाद ही तो राइट्स हुआ 1984 में, जो सिख राइट्स हुआ, लोग मरा था उसमें बहुत लोग का डेथ हुआ। और वही भाई मतलब ये था। इसके बीच में ना चौधरी चरण सिंह बने थे पीएम। अच्छा। जब इंदिरा गांधी का सत्ता इमरजेंसी के बाद हट गया 77 में, तो 2 साल के लिए अदला बदली सरकार सब आया बहुत सारा, ठीक है, एकदम छोटा छोटा स्पैन के लिए सरकार आया। उसमें शॉर्टेस्ट एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर एवर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, शॉर्टेस्ट इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चौधरी चरण सिंह। गुलजारी लाल नंदा कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, वो केवल एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, और ये इलेक्टेड थे। ये सिर्फ 23 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर थे भाई। और ये इतना शॉर्ट स्पैन था कि ये कभी पार्लियामेंट में गए भी नहीं, ठीक है। और टोटल इनका स्पैन कुछ 170 कुछ डेज था, ठीक है ना। कि मतलब जब एक बार मतलब भंग हो गया असेंबली, तो इलेक्शन तक वो मतलब एक तरह से कस्टोडियन प्राइम मिनिस्टर थे वो। तो चौधरी चरण सिंह का भी बहुत मतलब अगर पब्लिक इमेज का बात करेगा तो वो तेरा ये थे, फार्मर्स डे जो है ना इंडिया में 23 दिसंबर को मनाया जाता है, और चौधरी चरण सिंह के बर्थडे पे मनाया जाता है। अच्छा। तो फार्मर्स को लेके वो बहुत सारा काम किए हैं अपने पूरा जीवन काल में। उनको प्राइम मिनिस्टरशिप कैसे मिला, इसके पीछे भी स्टोरी है। तो इंदिरा गांधी इनके साथ डील की थी। अच्छा। कि आप मेरे पे और संजय गांधी पे जो चार्जेस लगा है अभी इमरजेंसी के दौरान, ये सारा चार्जेस हटा देंगे तो कांग्रेस जो आई है, इंदिराज कांग्रेस, वो बाहर से आपका गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगा। अच्छा। बट जब फिर इलेक्ट हो गए चरण सिंह, तो बोले कि हम कुछ चार्जेस नहीं हटाने वाले। इसीलिए 23 दिन बाद उन लोग अपना सपोर्ट वापस ले लिया और गवर्नमेंट फिर से गिर गया। पूरा गेम चल रहा है भाई। तो ये फार्म लॉज में बहुत ही मतलब क्रूशियल इनका मतलब ये रहा है। और बहुत सारे रिफॉर्म्स किए, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन चरण सिंह को फार्मर राइट्स के लिए मारा जाता और फार्मर्स डे मनाया भी जाता उनका बर्थडे पे। वैसे गुलजारी लाल नंदा का बर्थडे पे लेबर्स डे बनता है इंडिया में। हाँ, और वो मतलब लेबर लॉज में बहुत काम किए हैं। वो लेबर टेक्सटाइल यूनियन का बहुत दिन तक किए थे वो गुलजारी लाल नंदा। तो ये था भाई।
वो एक चीज़ देखने मिल रही है, इन सब जो भी लीडर्स वगैरह है ये सब का बहुत ज़्यादा सोशलिस्ट टेंडेंसी है, क्योंकि जैसा उस समय माहौल था इंडिया समाजवाद, यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में था, तो इसीलिए वो सब देखने मिल रहा है। तो इमरजेंसी जब खत्म हुआ उसके बाद जनता दल का सरकार आया था। हाँ। तो उसमें मोरारजी देसाई जो है वो प्रधानमंत्री बने थे। मोरारजी देसाई भी एक समय पे कांग्रेस के मेंबर थे। हाँ, वही ओल्ड कांग्रेस सिंडिकेट। बट जब वो फैक्शन 2 हो गया तब उसके बाद वो कांग्रेस ओल्ड कांग्रेस जनता दल का हिस्सा बना था। हाँ, जनता दल तो ओल्ड कांग्रेस और फिर तेरा 4-5 अलग ग्रुप जो है वो सब मिलके जनता दल बना। हाँ। और फिर मोरारजी देसाई तेरा प्रधानमंत्री बने। तो इंडिया के ओल्डेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे, मतलब जो 82 साल का एज में वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। हाँ, मोरारजी देसाई से रिलेटेड मस्त इंटरेस्टिंग, मतलब उनका लाइफ से रिलेटेड। हाँ 82 साल की उम्र में प्रधानमंत्री थे वो, एकदम हेल्थ उनका सही था। हाँ। तो एक बार किसी इंटरव्यू में गए थे, उनसे पूछा कि आप 82 साल की उम्र में भी इतना आपका हेल्थ अच्छा कैसे है? बोलता है कि हम यूरिन थेरेपी को फॉलो करते हैं। क्या बात कर रहा है? यूरिन थेरेपी मतलब क्या कि हम शाकाहारी खाना खाते हैं, दूध पीते हैं हर दिन, दही वगैरह खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, और हर दिन हम 5-6 आउंस यूरिन पीते हैं। क्या बात कर, मतलब अपना यूरिन, अपना खुद का यूरिन पीते हैं। तो वो इसको जस्टिफाई कर रहे थे, वो बोले कि अमेरिका में मतलब यूरिन थेरेपी एक्चुअल में एक चीज है, ठीक है। अच्छा। जो लोग अपना यूरिन पीते हैं, और पता नहीं मतलब उसमें साइंटिफिक चीज पे नहीं जाएंगे, बट बहुत सारा लोग क्लेम करते हैं कि इससे फायदा होता है। अच्छा। तो मोरारजी देसाई भी फॉलो करते थे, वो मतलब बोलते थे कि तुम पहला 2 दिन अपना यूरिन पियो, उसके बाद से तीसरा दिन से तुम्हारा यूरिन भी पानी जैसा निकलने लगेगा। क्या बात कर रहा है? एकदम क्लियर वाटर जैसा। और अपना कल्चर में बहुत सारी औरत लोग, जो बच्चा लोग का पेट दर्द देता था ना, तो बच्चा लोग को यूरिन पिलाया जाता था, क्योंकि उससे उन लोग का पेट ठीक होता था। और हमारे यहाँ गाय का भी मूत्र पिया जाता है। गौमूत्र का तो है, पूरा आयुर्वेद में उसके बारे में है, बट अपना यूरिन का तो नहीं जान रहा था। लेकिन ये हम बचपन में सुने हैं, पता है। शायद एक बार मेरा दादा बता रहे थे। मेरे भी दादी बताई, मोरारजी देसाई पेशाब वो अपना यूरिन पीते थे, ऐसा हमको याद आ रहा है अभी। वही, जस्ट कीप एन ओपन माइंड भाई लोग, मतलब क्या पता हो सकता है जो भी। तो वही, इनका भी सरकार 2 ही साल तक चला था, मोरारजी देसाई का। और उसके बाद फिर से तेरा कांग्रेस का ही गवर्नमेंट आ गया। फिर से 1980 में इंदिरा वापस, और वो बहुत ही लेजेंडरी विक्ट्री है भाई। मतलब इतना त्राहिमाम मचाने के बाद फिर से री इलेक्ट किया भाई उनको। तो वही इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा वाला हिसाब था उस समय। फिर इसके बाद आए राजीव गांधी। इंदिरा गांधी का जब डेथ हुआ तो देश में पूरा एकदम माहौल वैसा था कि इंदिरा जी का डेथ हो गया। ये वो एक पूरा सेंटिमेंटल एंटी सिख सेंटिमेंट भी आ गया था तो उस समय राजीव गांधी जो थे ना, संजय गांधी इन्वॉल्व था पॉलिटिक्स में। राजीव गांधी इंटरेस्टेड नहीं थे। तो राजीव गांधी को बुलाया गया, बोला गया कि तुम ज्वाइन करो। वो रिलक्टेंट थे बहुत, फिर भी वो लास्ट में ज्वाइन किए। और वो सेंटिमेंट था, उसके कारण वो हाईएस्ट एवर मेजोरिटी जो 400 सीट के ऊपर 401 उन लोग को मिला, और टोटल उनका 417 था अलायंस के साथ। कांग्रेस को अकेले 401 मिला था। और राजीव गांधी शायद कुछ काम करते थे ना यार, एज राजीव गांधी पायलट थे। हाँ, पायलट थे, एग्जैक्टली। वो उनको कुछ मतलब नहीं था पॉलिटिक्स से। लेकिन फिर डेथ के बाद वो आके संभाले इधर का पॉलिटिक्स। तो राजीव गांधी का भी मतलब रूल जो रहा है ना, मतलब बोला जाता है कि बहुत सारा रिमार्केबल चेंजेस, जैसे कि इंडिया में आईटी इंडस्ट्री को सेटअप करने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। अच्छा। क्योंकि वो चाहते थे कि इंडिया में साइंटिफिक डेवलपमेंट हो। तो इस कारण से बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आया था उस समय, थोड़ा बहुत इंडिया में। उतना ज्यादा इंडिया ओपन अप नहीं था क्योंकि लाइसेंस राज चलता था, बट फिर भी बहुत कुछ हुआ था उनके राज्य में। मगर उनके साथ एक चीज़ क्या हुआ कि जब 1989 का इलेक्शंस आने वाला था ना, तो राजीव गांधी को विश्व हिंदू परिषद अप्रोच किया। अच्छा। विश्व हिंदू परिषद बोला कि हम लोग राम जन्मभूमि पे शिलान्यास करेंगे। तो वहाँ जाके एक पत्थर रखेंगे, ईंट रखेंगे, कि एटलीस्ट हो जाए कि वहाँ पे हम लोग राम मंदिर एक दिन बनाएंगे। तो क्योंकि इलेक्शन आने वाला था, तो राजीव गांधी इस चीज को अपोज नहीं की, क्योंकि कांग्रेस कभी भी बहुत प्रो हिंदू सपोर्टर वैसा रहा नहीं। हाँ। तो राजीव गांधी अपोज कर सकते थे, बट किए नहीं। तो वो सोचे कि हिंदू लोग का सपोर्ट के लिए हम अभी इसको अलाउ कर देते हैं। तो विश्व हिंदू परिषद क्या किया, वहाँ पे शिलान्यास किया। शिलान्यास करने के बाद भी ये जो नया पॉलिटिकल पार्टी सब था, जैसे भारतीय जनता पार्टी बन चुका था उस समय तक, तो वो लोग इस चीज को कैपिटलाइज कर लिया।
अच्छा। और उसके कारण 1989 में कांग्रेस को उतना वोट्स नहीं मिला, 401 से सीधे 100 कुछ पे आ गया। और भारतीय जनता पार्टी को अच्छा खासा वोट मिला था उस समय। राजीव गांधी का भी हिस्ट्री में वो जैसे शाह बानो केस है, हाँ, शाह बानो केस हो तो गया। बहुत रिमार्केबल था वाला जजमेंट भी कि शाह बानो का केस में हुआ क्या था कि शाह बानो वाज मतलब बहुत बूढ़ी औरत थी, शायद 70 या 80 के एज की होगी, और उनका पति उनको तलाक दे दिया था, तलाक तलाक तलाक, ट्रिपल तलाक। तो अब वो सुप्रीम कोर्ट तक उनका केस गया था, जिसमें शी वाज आस्किंग फॉर एलिमनी जो भी बोलते हैं, मतलब ऐसा मेंटेनेंस मनी, चाहे उनको देख रेख के लिए पैसा मिले इसका। और सुप्रीम कोर्ट उनके फेवर में जजमेंट किया था। लेकिन क्योंकि राजीव गांधी का, क्योंकि कांग्रेस बहुत ही ज्यादा कैपिटलाइज किया है मुस्लिम वोट बैंक पे हमेशा से, तो वो जजमेंट को ऑर्डिनेंस पास करके बदली करवा दिया भाई। तो वही भाई, जो कि मतलब मेरे हिसाब से तो एकदम ही आउटराइट गलत है, क्योंकि कोई बुढ़िया का तुम साला सपोर्ट छीन रहा है, मतलब नो डिसरिस्पेक्ट जो भी है, मतलब खराब से नहीं बोलना चाहिए भाई किसी भी पीएम को, जो भी पॉलिटिकल तेरा आइडेंटिटी हो, बट पीएम बनना कोई छोटा बात है नहीं भाई। हाँ। इतना बड़ा पॉपुलेशन में तुम एक मास लीडर हो भी उस लेवल पे, तो तुम में कुछ खास तो है, ठीक है ना। भले ही तुम इंदिरा गांधी का बेटा हो, चाहे इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू की बेटी हो, बट बहुत सारा काम करके गई भाई वो भी। राजीव गांधी का एक और स्कैंडल है भाई, बोफोर्स। हाँ, बोफोर्स स्कैंडल। बोफोर्स स्कैंडल वो भी है, मतलब उसका डिटेल्स में पता है तेरे को? उसका मेरे को एकदम डिटेल्स में तो नहीं पता, पर बोफोर्स प्लेन सब था ना। हाँ, प्लेन था कि टैंक था? प्लेन्स ही है, प्लेन्स था ना। और उस इसमें इन्वॉल्वमेंट एक आगे आने वाले प्राइम मिनिस्टर का, जिनका नाम है वीपी सिंह। वीपी सिंह उस समय शायद डिफेंस मिनिस्टर थे या फॉरेन मिनिस्टर थे, भूल रहे हम, जो भी, मतलब बट बोफोर्स स्कैंडल में उनका भी हाथ है। बोफोर्स स्कैंडल डिटेल में नहीं पता मेरे को, लेकिन एक्चुअली नहीं, मेरे को भी डिटेल्स में नहीं पता। राजीव गांधी का बहुत ही मतलब ट्रबलसम टाइम था भाई उस समय। खालिस्तान मूवमेंट भी पूरा एकदम एजिटेटेड था। एट द सेम टाइम तेरा एंटी सिख सेंटिमेंट भी है। एट द सेम टाइम साउथ में उधर एलटी का चल रहा है, ये तमिल का लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ना, उन लोग के उसके चक्कर में वो पीस कीपिंग फोर्स भेज दिए वो। उसमें कितना 2400 की कितना लोग मर गया, सिनरीज लोग, ये सिनरीज नहीं रहे, बीएसएफ को भेजे थे ना वो, तो बीएसएफ का पर्सनल लोग बहुत मर गया था बीएसएफ पर्सनल। इंडिया का जो पीस कीपिंग फोर्स गया था उसमें बहुत 24,000 मेरे दिमाग में आ रहा है, पर पता नहीं 24,000 नहीं होगा, शायद 24,000 नहीं, 2400 होगा, समथिंग दैट अराउंड। बीएसएफ का पर्सनल लोग मर गया था उस वॉर, मतलब शहीद हो गया था। मरना ऐसा मतलब डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड हो जाएगा, तो उन लोग शहीद हो गया। उसके चक्कर में लास्ट में राजीव गांधी का असैसिनेशन हो गया, जो वो इलेक्शन कैंपेन में ही गए थे ना कहीं। हाँ, श्रीलंका में ही थे ना वो। श्रीलंका में नहीं, इंडिया में ही थे। एक्चुअली हुआ क्या था कि श्रीलंका में 2 कम्युनिटीज है, ठीक है, एक सिनलीज कम्युनिटी और एक तमिल कम्युनिटी। तो तमिल लोग को लीड करता था ये एलटीटी प्रभाकरन। हाँ। तो राजीव गांधी वहाँ पे ये पीस कीपिंग फोर्स भेजे, तो ये लोग का सेंटिमेंट हर्ट हो गया कि हम लोग चाहते हैं यहाँ पे अपना राज, और ये यहाँ पे इंडियन आर्मी को भेज रहे हैं, इसको बीएसएफ को भेज रहे हैं। तो फिर उसके बाद जब वो कोई इलेक्शन रैली में थे, उसी समय वो माला पहनाने आई एक तमिल औरत, और फिर वो ब्लास्ट करके मर गई। यहाँ पे भी तुम देखना, एक जो इंडिया बहुत ज्यादा अजीब सा मोरलिस्टिक टाइप का कंट्री था। जैसे असल में तमिल लोग के साथ खराब हुआ है वहाँ पे, मतलब जेनोसाइड हुआ है ऑलमोस्ट, क्योंकि उन लोग माइनॉरिटी था और सिन्हलीज लोग मेजॉरिटी में था, और नॉर्दर्न साइड पे रहता है तमिल लोग, और पूरा साउदर्न और सेंट्रल साइड पे इन लोग सिन्हलीज लोग रहता है। तो मतलब मास रेप वेप का भी है, मतलब डॉक्यूमेंटेड है उसका मतलब इंसिडेंट्स उस समय पे। तो उस समय इन लोग का जो ये पूरा तमिल इलम वाला फोर्स बना था, ये लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, तो इन लोग असल में सही था भाई, मतलब इन लोग भी गलती कर रहा था। अब तुम भी जाके मार रहा है किसी को तो गलत ही है, बट इन लोग के साथ इनजस्टिस हुआ था, उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए इन लोग बना था। बट इंडिया उस समय ऐसा था कि नहीं हम अपना नेबर्स के साथ दोस्ती करके रखेंगे। उस चक्कर में अब श्रीलंका को, मतलब अपने ही आदमी लोग को मारने के लिए श्रीलंका में फौज भेजे। तो वही भाई, पता नहीं है, बहुत अजीब सा मोरल कनंड्रम्स वाला सिचुएशंस था उस टाइम पे।
ये चीज़ भाई हम जवाहरलाल नेहरू के समय भी बोलना भूल गए कि वो भी मतलब चाइना पे बहुत ट्रस्ट करते थे। वो मतलब जब इंडिया चाइना का वॉर हुआ ना, उसमें जो इंडिया का बहुत खराब मतलब डिफीट हुआ, तो मतलब पूरी तरह से एक विश्वासघात जो होता है ना, वो हुआ था चाइना की तरफ से। तो उसके कारण बोलता है बहुत लोग कि वो उस चीज़ को सह नहीं पाए और 2 साल बाद उनका डेथ हो गया। तो मतलब मोरली जीना चाहते थे पर दूसरा तरफ से कुछ मिला नहीं उनको। तो वही तो नारा दिया था ना, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई, पंचशील एग्रीमेंट वगैरह वो किए थे। एग्जैक्टली। तो ये था। इनके बाद ही ना ये बने हैं तेरा राजीव गांधी के बाद ही पीवी नरसिम्हा राव है ना। कि वो राजीव गांधी के बाद चंद्रशेखर कब बने हैं? चंद्रशेखर कब बने हैं? चंद्रशेखर और गुजराल और ये सब तो शायद एक साथ इधर बना है। पीवी नरसिम्हा राव के बाद एक झरी में बना है। हाँ, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी से पहले चंद्रशेखर। हाँ। तो पीवी नरसिम्हा राव भी मतलब उनको बोलता है ना कि फर्स्ट बीजेपी प्राइम मिनिस्टर मतलब सूडो बीजेपी, क्योंकि वो बहुत हिंदुत्व वाला काम सब भी किए हैं और हिंदुत्व ही नहीं राइट लीनिंग काम किए हैं। अब राइट और लेफ्ट केवल हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, राइट और लेफ्ट अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। लेफ्ट आइडियोलॉजी तेरा होता है जो सोशलिज्म में बिलीव करता है, जो कैपिटलिस्ट टेंडेंसीज को नहीं मानता है और मानता है कि स्टेट अथॉरिटी में बिलीव करता है, स्टेट अथॉरिटी में बिलीव करता है, ऐसा प्राइवेटाइजेशन में नहीं मानता है, स्टेट कंट्रोल्ड कंपनीज हो, सारा सेक्टर से स्टेट कंट्रोल्ड हो, स्टेट ही सब कुछ प्रोवाइड करे। ठीक है। तो पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पे ही लिबरलाइजेशन हुआ था, जो इंडियन इकोनॉमी का लिबरलाइजेशन हुआ है और वो उनके टाइम पे हुआ। और मनमोहन सिंह उसका जो मतलब मेन आदमी थे जो उस पूरा प्रोसेस को लीड किए इंडिया को एक नया इकोनॉमिक फ्यूचर में। तो ये एक कारण है जिसके कारण से उनको राइट लीनिंग पॉलिटिशियन मानता है। उसके बाद उनके टाइम पे वो बहुत सारा फॉरेन पॉलिसी में भी बहुत अच्छा काम किया भाई। पहला तो तेरा ताइवान के साथ रिलेशंस मतलब रिकग्नाइज किए ताइवान को और ताइवान के साथ रिलेशंस बनाने की कोशिश की, चाइना को काउंटर करने वाला स्टीम। इजराइल के साथ पहली बार रिलेशन इंडिया का कोई अगर प्राइम मिनिस्टर किया तो वो तेरा ये है पीवी नरसिम्हा राव। और उसके बाद फिर उनके समय पे भी बहुत ये सब चल रहा था, कश्मीरी हिंदू वाला जेनोसाइड उनके टाइम पे। अरे इसके पहले आए हैं भाई ये वीपी सिंह और ये सब, चंद्रशेखर। हाँ वही हम सोच 89 के अराउंड। हाँ उसके बाद आए हैं तेरा ये नरसिम्हा राव। ठीक है, हम बता ले रहे, फिर बैक ट्रैक करके बताएंगे क्या दिक्कत है यार। हम लोग भी मतलब इतना एकदम तो याद नहीं है, थोड़ा थोड़ा याद अभी हम लोग रिसर्च करने की कोशिश की। यस ब्रो। तो वही तो उनके टाइम पे पूरा खालिस्तानी इंसर्जेंसी जो चल रहा था उसको ठीक ठाक किए, मतलब पूरा निस्तनाबूद कर दिए उस टाइम पे। उन्हीं के टाइम पे मतलब उनके पहले वीपी सिंह के टाइम पे स्टार्ट हो गया था तेरा ये क्या बोलता है उसको, कश्मीर वाला जेनोसाइड। बट उनके टाइम पे सबसे एकदम सिवियर फॉर्म में था वो। तो उसको पूरा नेगोशिएट किए। तो असल में इंटरनल चैलेंजेस भी बहुत था, एक्सटर्नल चैलेंजेस भी बहुत था, सबको बहुत अच्छे से कंट्रोल किए पीवी नरसिम्हा राव। उनको इस बार भी 2024 में भारत रत्न भी मिला, बहुत सही है, वेल डिजर्व्ड। और वही है मतलब उनके टाइम में भी एक स्कैम हुआ भाई, स्कैम 1992 जो सीरीज सब देखा है, रिया मेरी गर्लफ्रेंड समझा ना। तो वो स्कैम उनके टाइम पे ही हुआ था। और उस समय जो केस लड़ रहा था हर्षद मेहता का, राम जेठमलानी, तो वो ऐसा आरोप लगाए थे कि ये मतलब पीवी नरसिम्हा राव का दिस शुड नॉट बी कॉल्ड हर्षद मेहता स्कैम, इट शुड बी कॉल्ड पीवी नरसिम्हा राव स्कैम। तो उसमें बोलता है कि उनका इन्वॉल्वमेंट था ऐसा वैसा। उनके टाइम पे ना एक आचार्य जी थे जो बहुत पावरफुल हो गए थे, सीरीज में भी बताया। तो ऐसा था कि वो आचार्य जी के बोलने पे ही सब काम करते थे वो, जो भी ऑस्पिशियस दिन वो बताएंगे उसी दिन इनॉग्रेशन होगा, उसी दिन मतलब कोई नया काम होगा। तो बहुत एक इंटरेस्टिंग भाई। और ऐसा चीज तुम देखेगा ना, ये वर्ल्ड वाइड चीज है। तुम रास्पुतिन के बारे में जानता है? रास्पुतिन रशियन रास्पुतिन, ये गाना है बहुत फेमस। रास्पुतिन का नाम सुने हैं, मतलब रशियन कैरेक्टर है। जैसे ये गॉड मैन था ना जो पीवी नरसिम्हा राव को गाइड कर रहा था, चाहे जो भी उनका इन्फ्लुएंस में काम करते थे वो, तो रास्पुतिन भी उसी टाइप के आदमी था भाई। अच्छा। वो मतलब जो मोनार्क था ना, मोनार्क का वो रिलीजियस लीडर टाइप के था। मोनार्क उसका सारा बात सुनता था, वो जो बोलेंगे कि हाँ भाई इस दिन ये काम करो, इस दिन मत करो। और वो बहुत जनरेशंस तक मतलब बहुत लंबा जिया, और 90 समथिंग ईयर तक जिया, और 2-3 जनरेशन तक रॉयल फैमिली के ऊपर एकदम उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड था।
तो वही हम सोच रहा था कि मतलब एक गॉड मैन या ऐसा आदमी लोग कैसा ऐसा पावरफुल पोजीशंस में आ जाता है। हाँ, हमेशा से मतलब तुम देखेगा ना हिस्टोरिकली भी तो बहुत पुराना राजा सब जो फैरो वगैरह हो गया या तेरा चाइनीज एम्परर हो गया, वो लोग हमेशा गॉड के साथ एसोसिएट करता था। एग्जैक्टली, क्योंकि वो लोग पॉलिटिकल पावर भी चाहता था और रिलीजियस पावर भी चाहता था। और वही जो चर्च और गवर्नमेंट अलग हुआ तो उसी को सेक्युलर शब्द बोलते हैं। सेक्युलर वर्ड का मीनिंग ही ये होता है कि चर्च का पावर और गवर्नमेंटल पॉलिटिकल पावर अलग अलग रहेगा, जो कि एक बहुत समय तक जो ये था इंग्लिश गवर्नमेंट और इंग्लिश रूलरशिप जो राजा किंगडम, तो उन लोग मतलब एक चर्च का लीडर रहता था जो बहुत पावरफुल रहता था। बनाया था कुछ दिन के लिए वो लोग। ओलिवर क्रॉमवेल करके इंग्लैंड का एक रूलर था, डिटेल्स में कोई बात करेंगे इस पे भी। हाँ अभी उतना डिटेल्स तो वही मतलब वो एक साथ इन्वॉल्व, एक साथ मतलब ऐसा क्या बोलेंगे उसको, एक साथ घुला मिला रहता था रिलीजियस पावर और पॉलिटिकल पावर, लेकिन उसको सेपरेट किया तो वो सेक्युलर शब्द वहां से जनरेट होता है। चलो वो सब असाइड, अभी प्राइम मिनिस्टर इंडिया पे बात हो रहा था, तो पीवी नरसिम्हा राव का भाई ये सब उनका सफलता सब था उनका। थोड़ा सा उनका एक और बहुत फेमस कोट है कि जब बाबरी मस्जिद का केस चल रहा था, डेमोलिशन हो रहा था, तो शायद उनको कोई बताने गया चाहे बोलने गया कि मतलब ऐसा ऐसा हो रहा है, कुछ एक्ट करिए, तो उनका बहुत फेमस एक कोट है कि हमें भी पूजा करना, मेरे को परेशान मत करो। तो ऐसा था भाई। तो यही सब के कारण उनको बोलता है कि मतलब फर्स्ट बीजेपी प्राइम मिनिस्टर या फर्स्ट नॉन कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर बोल सकता है। बीजेपी प्राइम मिनिस्टर। हाँ, तो अभी पीछे हम लोग 2-4 जन लोग को छोड़ दिए, चंद्रशेखर को, आई.के. गुजराल को। सबसे जो लीस्ट इम्पोर्टेंट प्राइम मिनिस्टर है मतलब बाकी लोग के कंपैरिजन में, तो तेरा आई.के. गुजराल ही है क्या? सॉरी, चंद्रशेखर ही है। चंद्रशेखर पे ज़्यादा मतलब कुछ वो नहीं है, लेगेसी टाइप नहीं है। हर एक प्राइम मिनिस्टर का लेगेसी है। हाँ, नेहरू का लेगेसी तो है ही ऑफ कोर्स, IIM IITs का नींव रखना हुआ, चाहे अपना जो फॉरेन पॉलिसी हुआ, नॉन अलाइन मूवमेंट हुआ। आज कितना काम आ रहा है भाई नॉन अलाइन मूवमेंट। जो भी आदमी बोलता है कि नेहरू कुछ भी नहीं किए, आज हम लोग यहाँ रशिया से ऑयल खरीद रहे, US से आर्म्स खरीद रहे, ये पॉसिबल ही नहीं होता भाई अगर नॉन अलाइन नहीं रहते हम लोग उस समय। हाँ, सही बात। तो ये लेगेसी हो गया। अब जैसे अमूल वाला बताया तुमको, तो वो एक तरह से लाल बहादुर शास्त्री का है वो लेगेसी कि अमूल लेके आए वो, ठीक है। उनके बाद इंदिरा गांधी का तो लेगेसी कोई मना ही नहीं कर सकता है, ठीक है। ये जो सब बोलता है सरकारी नौकरी, इंदिरा गांधी नहीं रहती तो कोई चीज सरकारी ही नहीं होता, ठीक है। और फिर तेरा ये क्या नेक्स्ट किसका है? मोरारजी देसाई हैं। मोरारजी देसाई का उनका लेगेसी यही है कि वो पहला नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर जो इलेक्ट हुए। उसके बाद चौधरी चरण सिंह आए, उनका लेगेसी फार्मर के ऊपर बहुत सारा लॉज बनाए वो, जो कि मेरे को डिटेल में नहीं पता है, बट मतलब कुछ था उन लोग को। इनसे उनके टाइम पे जो फार्मर सुसाइड रेट था वो बहुत कम हुआ था बिकॉज ऑफ द रिफॉर्म्स दैट ही इंट्रोड्यूस्ड। तो वो है। लेकिन चंद्रशेखर का ऐसा कोई लेगेसी नहीं है, पता है। एक चीज मेरे को उनका मतलब बायोग्राफी में सबसे बेस्ट लगा। क्या मतलब कि इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी लगाई तो सब ऑपोजिशन वाला लोग गया अंदर, है ना, जेल में। जो भी RSS का कपड़ा पहने दिखता था उसको अंदर डाल देते थे ये लोग। हाँ। फिर जितना भी तेरा समाजवादी जितना भी लोग था सब जेल में गया। फिर तेरा सिख लोग भी बहुत जेल में गया था। भाई चंद्रशेखर एक लौता आदमी था भाई जो वो जेल में गया था, जबकि वो इंदिरा गांधी का इंडियन नेशनल कांग्रेस में रह के प्लानिंग कमेटी करके कुछ था जिसमें वो मेंबर था, उसमें भी वो इमरजेंसी में जेल गया था क्योंकि सिक्योरिटी ब्रीच का कुछ एक्ट लगाई थी इंदिरा गांधी। अच्छा। जो मिस हैंडलिंग ऑफ सिक्योरिटी, तो उस बेसिस पे वो चंद्रशेखर भाई जेल गए। चंद्रशेखर भाई, वो सुब्रमण्यम स्वामी उनको बैक किए थे तभी वो बन पाए थे PM। फिर उसके बाद फिर आई.के. गुजराल उनके पहले आए हैं कि बाद यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है ना इंडियन पॉलिटिक्स का, ये थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पे ना मतलब कोई स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं बना पाया। ऐसा 200 दिन का मतलब 6 महीना पे प्राइम मिनिस्टर बदल रहा था भाई। तो शायद उसके बाद आई.के. गुजराल थे। तो आई.के. गुजराल का भी ऐसा कोई अकम्प्लिशमेंट में कोई याद नहीं। आई.के. गुजराल का ये गुजराल पॉलिसी बोलते हैं, गुजराल डॉक्ट्रिन बोलते हैं उसको। उनके नाम पे एक फॉरेन पॉलिसी है जिसको गुजराल डॉक्ट्रिन बोलते हैं। तो गुजराल डॉक्ट्रिन में वो ये बोलते हैं कि हम लोग को अपना जो नेबर्स है वो सब के साथ अच्छा रिलेशंस रखना है। हाँ। तो जैसे अपना तेरा 5 साउथ एशियन नेशंस हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, तो ये लोग
अगर हम लोग को हेल्प ना भी करे तो हम लोग क्योंकि बड़े देश हैं तो हम लोग का ये मतलब आउटलुक होना चाहिए कि हम लोग इनको हेल्प करें। ठीक है। और इसके कारण इंडिया को एक नुकसान भी हुआ था जो हम पढ़ रहे थे, बट एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। इसके कारण नुकसान तो हुआ ही है लॉन्ग टर्म में भाई, जो हम लोग का पूरा पॉलिसी रहा है ऐसा बिना किसी इंटरेस्ट का लोन देने का, जो अभी तक कंटिन्यू होता है, मतलब अभी भी देता ही है भाई हम लोग। अभी तो श्रीलंका को 5 बिलियन की कितना बिलियन फ्री में दिए, फ्री में एज एन इंटरेस्ट चार्ज। 2008 में जो 26/11 का अटैक हुआ था ना, उसके लिए गुजराल पॉलिसी को, गुजराल डॉक्ट्रिन को ब्लेम किया जाता है क्योंकि बहुत सारा जो रॉ जो है एक तरह से वो पाकिस्तान में बहुत सारा अपना काम वगैरह करता था जिसको पूरी तरह से रोक दिया गया था गुजराल तो गुजराल डॉक्ट्रिन के अंदर 5 अलग अलग प्रिंसिपल था, जिसमें एक प्रिंसिपल ये था कि इंडिया को दूसरे किसी स्टेट का जो नेबरिंग कंट्री है उसके पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, मतलब उसके इंटरनल फंक्शनिंग्स में इंटरफेयर, मतलब उन लोग को सॉवरेन रहने दो, जिसके कारण रॉ बहुत वीक हो गया था। रॉ उस समय तक अच्छा खासा फैल गया था भाई, उस समय तक अपना ब्लैक टाइगर और वो सब आदमी लोग रॉ में रह चुका था, तो उनके कारण वीक हुआ। और उसी कारण 2008 में जो घाटा हुआ अपने को कि इंटेलिजेंस उतना मतलब अवेयर नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है ये। और वही आई के गुजराल हुआ। और कुछ उनके बारे में नहीं, यही था डॉक्टर, हम भी देखे तो गुजराल डॉक्ट्रिन ही हम पढ़े थे, फेमस है। और फिर एक जो मिस हो गया था हम लोग से, वीपी सिंह। तो वीपी सिंह भाई राजा हैं, मंडा नाम का जगह है कोई, तो मंडा असल में एक जमींदारी था मतलब वहाँ पे, और ब्रिटिश राज के समय से वहाँ का मतलब जमींदार उन लोग है, जमींदार राजा टाइप का। और वो जो 2 ऐसा इम्पैक्टफुल काम करके गया ना भाई, एक तो जो ST/SC एक्ट जो है इंडिया का, 62nd अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको वही इंट्रोड्यूस किए हैं कि अगर तुम किसी भी SC/ST समुदाय से आने वाला इंसान को किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन फेस करता है, यहाँ तक कि अगर वो वर्बली भी तुम अब्यूज किया है तो उसके लिए तेरे को नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, बिना वारंट का तुमको अरेस्ट किया जाएगा। और उसका ही अभी हम लोग को खराबी दिखा था कि अभी जो ईडी का कर्मचारी लोग आया था झारखंड में, उसके ऊपर जो झारखंड के सिटिंग CM थे उस टाइम पे हेमंत सोरेन, वो ST/SC एक्ट का केस लगा रहे थे उन लोग के ऊपर। तो ये इसका लेगेसी एक्ट का बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि इसका दुरुपयोग बहुत बार बहुत समय पे हुआ है। बट ये एक्ट को इंट्रोड्यूस वो किए थे ताकि ST/SC लोग का राइट्स को प्रिजर्व किया जा सके। उन लोग के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता था बहुत ज्यादा, तो उसको बचाने के लिए। उसके बाद वो एक मंडल कमीशन बनाए इंडिया का, ये जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है और जो कास्ट डिवाइड है इसको समझने के लिए, जिसमें इकोनॉमिक डिवाइड भी है बहुत ज्यादा। उन लोग फिर बहुत सारा सजेशंस के साथ आया कि एक अदर बैकवर्ड कास्ट नाम का ग्रुप बने, जिसमें 2 लेयर्स हो, नॉन क्रीमी लेयर, क्रीमी लेयर, और फिर उसमें फिर उन लोग को आरक्षण मिले। तो जो OBC आरक्षण है 27%, ये मंडल कमीशन का ही वन ऑफ द सजेशंस था, जिसका चैंपियन तुम्हारा लालू यादव और इन लोग सब था, कि उन लोग चाहता था कि ये हो। VP सिंह का टाइम पे लालू यादव और इन लोग मतलब मुलायम सिंह यादव, इन लोग भी बन सकता था प्राइम मिनिस्टर, बहुत ज्यादा इन लोग का पावर था उस समय, लेकिन बना नहीं, क्योंकि उस समय जनसंघ का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था, बहुत ज्यादा सोशलिज्म पूरा पीक पे चल रहा था। तो ये हुआ। और फिर PV नरसिम्हा राव के बाद बहुत एक लेजेंडरी आदमी आया भाई, बताओ फिर। अटल बिहारी वाजपेयी का जो सबसे बेस्ट पार्ट क्या था कि तेरा नेहरू के समय भी वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने बाहर गए थे, और फिर मोरारजी देसाई का जब गवर्नमेंट बना तो मोरारजी देसाई के गवर्नमेंट में उनको एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बनाया गया, फॉरेन मिनिस्टर, और वो UN में जाके पहला इंडियन बने जो हिंदी में स्पीच दिया। तो UN में जाके वो हिंदी में स्पीच दिया, तो मतलब तुम समझ सकता है कि किस लेवल पे वो वही पोएट थे ना भाई, वो पोएट थे। और मतलब पहले नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर टू कंप्लीट अ फुल टर्म and the only non-Congress prime minister to have been elected three times as PM after Jawaharlal Nehru. पोखरन टेस्ट हो गया, उनका लेगेसी है। वो भी पीस का बहुत कोशिश की है भाई अपना नेबर्स लोग के साथ, पाकिस्तान के साथ वो बस चलाए लाहौर तक, बस में बैठ कर गए थे वो, लेकिन फिर वापस आए तो करगिल हो गया। उनके कारण सैंक्शंस लगा फिर इंडिया पे सैंक्शंस लगाने की कोशिश किया बहुत, मतलब लगा तो दिया ही था, बट फिर भी उस चीज़ के अगेंस्ट वो खड़े रहे।
पीवी नरसिम्हा राव का भी 2-3 चीज हम मिस कर दिए थे। इंडिया का न्यूक्लियर प्रोग्राम को रिवाइव करने का काम किए वो, जिसके कारण इंडिया के ऊपर यूएन में केस हुआ था, क्योंकि न्यूक्लियर के साथ कुछ नहीं कर सकता था ना, जो जिन लोगों के पास न्यूक्लियर पावर नहीं है उन लोग कुछ नहीं कर सकता है, न्यूक्लियर बना नहीं सकता है। तो क्योंकि वो रिवाइव किए थे तो इंडिया के ऊपर केस हुआ था, जिसको इन लोग जीत गया था। तो वो भी उनका वन ऑफ द न्यूक्लियर का बात हुआ तो मेरे को याद आया। तो अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री बने। तो पहला बार जब वो बने 1996 में, तो 13 दिन के लिए सरकार चला बस। और जब दूसरा बार फिर बने वो 1998 में, तो 13 महीने के लिए सरकार चला। और उस समय मतलब पूरा सारा कोalition बना के गवर्नमेंट बनाए थे, क्योंकि बीजेपी जो है वो राइट लीनिंग है, ठीक है। और इंडिया में मेजॉरिटी पार्टीज जो है शिवसेना को छोड़ के कोई भी उसका सपोर्ट नहीं करता है आइडियोलॉजिकली, बस पावर में आने के लिए वो लोग उनके साथ थे। तो AIDMK की जो लीडर है जयललिता, वो अपना सपोर्ट हटा लिया और ये लोग का सरकार गिर गया। तो ये जो फेमस स्पीच जो हम लोग सुनते हैं ना हमेशा लोकसभा में, जो अटल बिहारी वाजपेयी देते हैं कि सरकारें आएंगी या जाएंगी मगर ये देश रहना चाहिए, ये दल के दलदल में ये नहीं डूबना चाहिए। क्या? प्रजातंत्र नहीं डूबना चाहिए। वही मैं अभी जा रहा हूँ अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देने। अरे क्या आइकॉनिक स्पीच भाई, वो स्पीच सही में भाई सुन के ना रोना आ जाएगा। बहुत इमोशन के साथ बोले भाई। ओरेटर तो थे भाई एट पार, उनके जैसा ओरेटर मेरे को लगता है उनको अगर टक्कर देने लायक कोई है तो मोदी ही है। ओरेटर वाइज में तो नहीं है और कोई। हाँ, मोदी भी उतने पोएटिक नहीं है, उतना वोकैबुलरी भी नहीं है उसका। और एक बोलने का एक केडेंस होता है ना, पोएट्स लोग का एक केडेंस होता है भाई, वो केडेंस नहीं है इनमें। मतलब ही इज अ गुड स्पीकर बट ही वाज अ पोएट भाई। तो उनका अपना केडेंस है। वो जो है हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय, अरे भाई उसी में तो वो कोट है ना कि यहाँ का घास पत्ता भी हिंदू है। मतलब वो एक अलग कल्चरल एस्पेक्ट में बात कर रहे थे, हिंदू धर्म नहीं बोल रहे, वो कल्चरली बात कर रहे थे कि इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में जो भी है कण कण हिंदू है। 5 साल तक पूरा फुल गवर्नमेंट चलाया अपना, मतलब 5 साल तक पूरा। और वो कोalition वाला गवर्नमेंट था, ऐसा नहीं कि मेजॉरिटी गवर्नमेंट था। सारा पार्टीज का आइडियोलॉजीज डिफरेंट, तो उस चीज़ को संभालना बहुत बड़ा काम है। हाँ भाई, वो तो है ही। और अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो इंडिया का डेवलपमेंट के लिए जो किए हैं वो जो हम लोग आज भी देख रहे हैं। मतलब सबसे पहले तो ये सब रोड्स वगैरह ये सब डेवलपमेंट ना बीजेपी स्टार्ट किया, कांग्रेस सब नहीं किया। क्योंकि पिछला 5 साल में नितिन गडकरी जितना रोड बनाया है उतना हिस्ट्री में नहीं बना है 50% है ऑलमोस्ट। और इसी का एट पार मतलब इसका इनिशिएशन अटल बिहारी का उस गवर्नमेंट के टाइम पे हुआ है। जो हम लोग एक बार डिस्कस कर रहे थे, जो व्हाइट पेपर ऑफ इंडियन इकोनॉमी जो अभी आया था, वो जो 10 साल का ब्यौरा दिया हुआ उसमें कि क्या क्या मोदी गवर्नमेंट किया है, उसी में ये था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में जो रेवेन्यू का परसेंटेज लगता है वो कांग्रेस के गवर्नमेंट में थ्रू आउट बहुत कम रहा है। मतलब 10% से भी कम रहा है। और उल्टा सोशल वेलफेयर में, पेमेंट्स में, पेंशन्स में बहुत रहा है। तो पहली बार इनके टाइम पे, अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे वो शायद 17 या 18% चला गया था वो। और अभी तो शायद कुछ 23 या कुछ % पे है। तो वही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में तुम सही बोल रहा है, बहुत ज्यादा हाथ है उनका। ये जो हम लोग गोल्डन क्वाड्रिलेटरल देखते हैं, मतलब नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट को कनेक्ट करने वाला हाईवेज, वो सबका नींव अटल बिहारी वाजपेयी रखे हैं। और जो 5 साल तक, मतलब 1999 से लेकर 2004 तक, और फिर 2004 के बाद तो उनका गवर्नमेंट रहा नहीं, यूपीए का गवर्नमेंट आ गया। बट उसी का लेगेसी ही है कि 2004 से 2009 तक भी इंडिया में अच्छा डेवलपमेंट हुआ। तो हर साल ऑलमोस्ट 6 से 7% का ग्रोथ से इंडिया बढ़ रहा था। एक समय में 10% भी हो गया था अटल बिहारी वाजपेयी के रूल के समय। ठीक, सही बात है। इसके बाद आते हैं एक बहुत ही, जिनका सबसे ज्यादा मजाक मेरे को लगता है, बहुत ज्यादा मजाक बना मनमोहन सिंह का। क्या लेकिन मनमोहन सिंह बहुत ही, उनका भी बड़ा कैरेक्टर, मतलब अच्छा काम है भाई। मतलब इंडिया को लिबरलाइज इकोनॉमी बनाने में सबसे ज्यादा हाथ मनमोहन सिंह का है। ठीक है, वो फाइनेंशियल एडवाइजर थे एक टाइम पे फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए। एक टाइम पे वो शायद 82 में शायद आरबीआई का गवर्नर थे वो। 82। और वो ऑक्सफोर्ड में सेंट जॉन्स कॉलेज से इकोनॉमिक्स पढ़े हैं, कैम्ब्रिज से पढ़े हैं, और कैम्ब्रिज में भी पढ़े हैं वो। अच्छा। कैम्ब्रिज से वो डीफिल किए हैं। अच्छा। हाँ, कैम्ब्रिज से वो डीफिल किए हैं। और ऑक्सफोर्ड में सेंट जॉन कॉलेज से इकोनॉमिक्स पढ़े हैं, फिलॉसफी और इकोनॉमिक्स दोनों पढ़े हैं। और उसके बाद बहुत ही चैंपियन आदमी, वेल रेड, वेल स्पोकन। उनको सबसे पहली बार ये
क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी बनाया गया पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पे। और भाई ये पता नहीं कोइंसिडेंट है कि क्या है, लेकिन मनमोहन सिंह जब जो चीज़ से एसोसिएट रहे हैं कुछ ना कुछ घपला हुआ है। तो जो 1992 का स्कैम हुआ है, हर्षद मेहता स्कैम, उस समय फाइनेंस मिनिस्ट्री का सेक्रेटरीट मनमोहन सिंह ही थे, बट उनका नाम नहीं आया था स्कैम में। अगेन फिर यूपीए जब 1 आया 2004 में, तो इनको बनाया गया प्राइम मिनिस्टर। असल में सोनिया गांधी बनने वाली थी, बट बहुत ज़्यादा अपोजिशन हो रहा था बीजेपी के साइड से कि ये कोई दूसरा देश का कैसे बन सकता है, लंथपन ये सब पे। तो वो बने। वो कभी इलेक्शन लड़े भी नहीं है। वो एक बार इलेक्शन लड़े थे 99 में और हार गए थे मनमोहन सिंह जी। तो 2004 में वो इलेक्शन भी नहीं लड़े थे, तो लेकिन उनको बना दिया। फिर राज्यसभा में असम से उनको इलेक्ट किया इन लोग, और वो जितना दिन पीएम रहे असम के साइड से इलेक्टेड रहे राज्यसभा मेंबर। और सच बताएं तो जितना इम्पैक्ट उनका 90s में एज अ फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर था, उसके कंपैरिजन में प्राइम मिनिस्टर का पहला टर्म में कोई इम्पैक्ट नहीं रहा इनका। मतलब कुछ नहीं, इन लोग कुछ कुछ शुरू किया, मनरेगा शुरू किया और कुछ कुछ, मेरे को लगता है ये शायद पहले ही शुरू कर दिया था। मनरेगा 2004 में नहीं आया शायद, या फिर 2004 में ही आया, आई एम फॉरगेटिंग, बट जो भी। बट उनका एज अ प्राइम मिनिस्टर लेगेसी बहुत ही ज़्यादा टार्निश्ड है, क्योंकि बहुत सारा स्कैम हुआ भाई। 2G स्कैम, सत्यम स्कैम, तेरा कॉमनवेल्थ गेम स्कैम, कोल स्कैम, ठीक है, ये सब सारा। और ये सब यूपीए 2 के टाइम पे हुआ है। और सब में मतलब इनका इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, इनका नाम सीधे सीधे किसी में नहीं आया है, बट एक चीज़ दिखता है कि ही वॉज नॉट स्ट्रांग इनफ टू प्रिवेंट दीज थिंग्स, जो कि तेरे को अभी तुम अगर एक हम बहुत अच्छा एक कोई एक्स ब्यूरोक्रेट थे, वो बता रहे थे कि मनमोहन सिंह के टाइम पे ना पावर बहुत ज़्यादा डिसेंट्रलाइज था। मतलब कोई भी मिनिस्ट्री कुछ भी कर रहा है, कोई उसका जवाबदारी नहीं है। और अभी ऐसा हो गया है, वो बोल रहे थे कि मोदी जी के टाइम पे कि बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज, कोई भी चीज़ कोई अकेले नहीं कर सकता, उसको पीएमओ के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो वो था। लेकिन फर्स्ट माइनॉरिटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सिख प्राइम मिनिस्टर पीएम मनमोहन सिंह जी, और बहुत ही वेल रेड, बहुत ही, वो 2004 के टाइम पे उनका इमेज ऐसा था कि वेरी स्ट्रांग लीडर। जैसे अभी एस जयशंकर का कैसा इमेज है, ऑलमोस्ट उस टाइप का इमेज था उनका, क्योंकि वो पॉलिसी वाइज बहुत काम किए थे, जिसकी वजह से इंडिया में एक बहुत बूम आया था, पैसा आने लगा सबके पास। और उसके बाद फिर इतना पढ़ा लिखा और साफ सुथरा लीडर थे, तो वो था। सो उनका भी लेगेसी वही है भाई कि उनका लेकिन लेगेसी मेरे को लगता है प्राइम मिनिस्टरशिप में उतना कुछ खास नहीं है, क्योंकि स्कैम्स के कारण बहुत ज्यादा टार्निश हो गया। मतलब हर दिन एक नया स्कैम आ रहा है, तो बहुत ज्यादा ही उनका कुछ किए भी होंगे तो वो चीज हाईलाइट नहीं हो पाएगा। अब लास्टली हम लोग बात करेंगे नमो के ऊपर। नरेंद्र मोदी जी। अरे भाई देखो, हम लोग मोदी फैन तो है ही, ठीक है ना। मतलब ठीक है। अब उसमें देखो यार, एक चीज जो मेरे को लगता है ना, जो झूठ होगा, अगर तुम इस बात को डिनाई करेगा कि मोदी कुछ नहीं किया है और इंडिया का सिचुएशन आज खराब है 2014 का इंडिया के कंपैरिजन में, तो भाई तुम या तो अंधा है, या तो तुम कोई तुम्हारा घर परिवार का आदमी है जिसको एकदम पर्सनल तकलीफ हुआ है इस गवर्नमेंट से। अदरवाइज तो तुम मतलब ऐसा बोल ही नहीं सकता है भाई, क्योंकि डिफरेंस तो दिख ही रहा है भाई, साफ जो दिख रहा है उसे तुम कैसे डिनाई कर देगा। तुम बताना 2013 में कितना आईपीओ आता था, कितना तेरा ये यूनिकॉर्न्स था। मेरे को लगता होगा फ्लिपकार्ट शायद आ गया था 2008 कह रहा हूँ, फ्लिपकार्ट था, ठीक है। लेकिन अभी जो लेवल पे एंटरप्रेन्योरशिप को मिल रहा है, स्टार्टअप इंडिया ये सब, अबे हम लोग जानते हैं आदमी लोग जिन्होंने स्टार्टअप इंडिया से फंडिंग्स उठाया है, और उन लोग प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। वो हो गया एक एस्पेक्ट। जिस लेवल पे यूपीआई चल रहा है हर जगह पे, यूपीआई भाई, यूपीआई देश के बाहर चल रहा है अब। अबे तुम एक चीज देखना, ये तो एक चीज ऐसा है जो हम अभी कुछ दिन पहले ही सोचते थे और उसको उन लोग मतलब सॉल्यूशन निकाल दिया। हम सोचते थे कि क्रेडिट कार्ड पे यूपीआई क्यों नहीं चलता है भाई, तो वीजा और मास्टर कार्ड वाला लोग गांडू है, उन लोग साला क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक नहीं कर रहा है। तो इन लोग बोला अच्छा ठीक है, हम लोग रुपे कार्ड लेके आ जाएंगे। रुपे कार्ड के लिए चक्कर में हर साल कुछ 1600 समथिंग करोड़ रुपया उसका, ताकि वो बिना किसी एमडीआर का चले। तो रुपे कार्ड में कोई एमडीआर नहीं लगता है भाई, इसीलिए रुपे कार्ड एक्सेप्ट करने के लिए आदमी जल्दी मान भी जाता है। प्रॉब्लम वही है ना, वीजा से तुम ट्रांजैक्शन करेगा, पैसा जाएगा वीजा को। एग्जैक्टली, रुपए जो है वो आ रहा है इंडिया में ही, पैसा एनपीसीआई को पैसा जाएगा। फिर उसके बाद जो वो अभी बनाने वाले यार, जो मार्केट प्लेस बनाने वाले हैं, फ्री मार्केट प्लेस सबके लिए, क्या उसका नाम है यार, अरे यार यूपीआई टाइप का ही नाम है, फ्री मार्केट प्लेस। जैसे अमेजोन मार्केट प्लेस है ना,
उसी तरह का इंडियन गवर्नमेंट बना रहा है। अच्छा। यूसी, अरे ठीक है छोड़, जो भी मतलब टेक्नोलॉजी वाइज बहुत सारा काम हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर का तो तुम कुछ नहीं बोल सकते। कुछ एक तो डिटेल से हम लोग को बता स्टार्टिंग से, क्योंकि तेरा ही था ये नरेंद्र मोदी का ना, मतलब जैसे दूसरा तुम प्रधानमंत्री लोग को देखेगा तो बैकग्राउंड उनका थोड़ा प्रिविलेज्ड रहा है बाकी लोग का। नरेंद्र मोदी वैसा प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से नहीं आए हैं, बहुत ही गरीबी में जीने वाले। क्या नाम है, वडोदरा एरिया का नाम है उनका, वडनगर। अच्छा, तो वडनगर से हैं वो। और मतलब बचपन से ही ना उनका गरीबी में बहुत लाइफ जिया है, मतलब बीता है। तो घर वगैरह उनके पास अच्छा था नहीं। तो मतलब वो एक पढ़ रहे थे हम आर्टिकल, उसमें लिखा था कि उनका घर जो था ना, वो रेलवे का जो कंपार्टमेंट नहीं होता है, ट्रेन का एक कंपार्टमेंट, उसके जैसा था उनका घर। और कच्चा जमीन एकदम, उसमें गोबर लगा के वो लोग सोते थे। इस तरह का उनका लाइफ जिया पूरा। तो ट्रेन स्टेशन पे वो अपने पापा के साथ चाय बेचते थे, और चाय बेच के फिर पढ़ाई उड़ाई करते थे। बहुत सारा पढ़ाई भी नहीं कर पाए क्योंकि पैसा नहीं था उनके पास। और फिर बचपन से ही वो आरएसएस का मेंबर बन गए थे। मतलब एटलीस्ट जब उनका 12-13 साल का एज रहा होगा, उस समय से वो आरएसएस का मेंबर है। और फिर एक उनका मस्त लाइफ से रिलेटेड इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मतलब वडनगर में ही एक जगह था जहाँ पे एक मंदिर था लेक के बीच में, ठीक है। अच्छा। तो हर दिन ना लेक को तैर के पार करते थे और वहाँ पे मंदिर में जाते थे, फिर तैर के वापस आते। दिन में 3 बार ऐसा करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि कोई मगरमच्छ का पूंछ से उनका पैर में चोट लग गया। तो अगली बार क्या किया कि वापस जब वो गए लेक में, तो वही मगरमच्छ को पकड़ के घर ले आया अपना। क्या बात कर रहा है। तो उनकी मम्मी बोली कि नहीं इसको वापस छोड़ के आओ, हम लोग हिंदू हैं, हम लोग ये सब नहीं करते हैं, उनको वापस छोड़ के आओ। तो वापस जाके उसको छोड़ के आ गए। तो ये उनका ये मतलब बचपन का स्टोरी हो गया। बट तेरा जो इमरजेंसी के टाइम वो जेल भी गए हैं। और वो ना मतलब इमरजेंसी के टाइम बचने के लिए सिख का पगड़ी पहन के घूमते थे, ताकि कोई पकड़ ना पाए। क्योंकि जो भी हाफ पैंट पहन के घूमता था सबको पकड़ते थे, क्योंकि वो आरएसएस का मेंबर बोल के वो लोग पकड़ लेता था। तो ये सब चीज है। हाँ भाई, मोदी जी, वो बात सही है कि इतना ग्रास रूट लेवल से कोई भी नेता नहीं आया। वही सही बात है। सबका एक मतलब स्टार्टिंग में तो सब कांग्रेस का लेगेसी पे आया हुआ था। उसके बाद फिर वीपी सिंह लोग तो राजा ही था। तेरा अब जैसे ये हुआ मनमोहन सिंह जी, तो भाई मतलब काफी इंटेलेक्चुअल बोल सकते हैं उनको, वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स हो गया वो। बट मोदी जी का ऐसा नहीं है। मोदी जी सही में मतलब एक एनॉमली है भाई। कोई एक्चुअल में उस आदमी को बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि 10-15 साल वो एकदम ग्राउंड पे काम किया है, सेवक बन के। उसके बाद वो प्रचारक बन के काम किया है, फिर वो चीफ मिनिस्टर रहा है 10-15 साल तक। करियर पॉलिटिशियन भाई, करियर। वो एक तरह से मोदी का प्राइम मिनिस्टर बनना ना इंडिया का डेमोक्रेसी के लिए एक मतलब स्टेपल है, आइकॉन है कि भाई कोई आदमी एकदम ग्राउंड लेवल से काम करके सिर्फ अपना पॉलिटिकल सूझबूझ के कारण कहाँ तक पहुंच सकता है। हाँ। जैसे होता है ना, जैसे कैसे एसआरके को सेलिब्रेट क्यों करता है इतना शाहरुख खान को? कोई उसका कनेक्शन नहीं था, कोई नहीं जानता था, बहुत सुंदर भी नहीं दिखता है, बहुत ज्यादा अच्छा एक्टर भी नहीं है, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ पैशन कि एसआरके इतना पैशनेट है, इतना वार्म है, इतना अच्छा आदमी है कि वो सक्सीड किया। मोदी जी का केस भी ऑलमोस्ट वैसा ही है भाई। मतलब उससे थोड़ा सा बेटर है, क्योंकि बीइंग अ सुपर बॉलीवुड स्टार और असल में बीइंग अ बॉलीवुड स्टार भी बहुत टफ बात है भाई। कंपेरेबल चीज़ है दोनों। तो वही मतलब उनका भी वही है कि कोई कनेक्शन नहीं, कोई पॉलिटिकल बैकिंग नहीं, कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं। ऐसा नहीं कि फैमिली में कोई पॉलिटिशियन था। तो एक तरह से बीजेपी का भी अच्छा बात है, क्योंकि कांग्रेस में ये चीज़ होना बहुत मुश्किल है। एग्जैक्टली। कि बीजेपी में जो लोग ऑर्गेनाइजेशन है, जो अपना संघ चलाता है, उसमें मौका मिलता है नया नया लोग को आने का। कांग्रेस और इस पार्टी में नहीं मिल सकता, नहीं मिलता। अबे शहजाद पूनावाला जो छोड़ा कांग्रेस, वो यही बोला ना कि भाई मेरे को उन लोगों का कुछ टेस्ट हुआ था ऐसा कि कौन प्रवक्ता बनेगा, इसके लिए कुछ बूट कैंप टाइप का करवाया उन लोग, जिसमें ओरेटरी स्किल्स, लंच फंड, ऐसा बॉडी लैंग्वेज, ये सब के ऊपर जज किया। तो वो टॉप किए वो वाला एग्जाम, इंटरनल था वो, बट फिर भी उनको नहीं बनाया प्रवक्ता। तो भाई जब शहजाद पूनावाला जैसा आदमी नहीं बन पा रहा वहाँ पे, बोलता है कि जितना भी YMCA जो यूथ कांग्रेस है उसमें केवल सब नेता लोग का बेटा लोग लीडर है, जो यूपी में बड़ा नेता उसका बेटा, जो MP में बड़ा नेता उसका बेटा लीडर है। तो वो है भाई लेगेसी, एक तो जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स जो है वो कांग्रेस में है। और इसी विचार के साथ आप लोग और कुछ ऐड करना है?
और क्या कुछ एक तो अरे तुम्हें तो बड़ा अच्छा ये भूल गया भाई, नेहरू जी का जो फन फैक्ट एक तो था साड़ी वाला। हाँ। अरे मतलब मस्त फैक्ट पता चला मेरे को कि नेहरू जी ना, मतलब ठीक है नेहरू जी बहुत शेरवानी वगैरह पहनते थे, बट वो बहुत डाउन टू अर्थ आदमी भी थे। तो नेहरू जी जब जेल में थे ना बहुत समय तक, तो वहाँ पे वो एक साड़ी बुने थे, अच्छा, सिल्क का साड़ी। और वो सिल्क का साड़ी उनकी बेटी इंदिरा गांधी अपना शादी में पहनी थी। अच्छा, फिर उनकी बहू सोनिया गांधी भी अपना शादी में वही साड़ी पहनी थी। और फिर वही साड़ी उसकी बेटी प्रियंका गांधी भी अपना शादी में पहनी थी। भाई तो मतलब लेगेसी वाला बात है, ये भी एक लेगेसी है। हाँ भाई, एक और फन फैक्ट मेरे को याद आ रहा था फिर हम भूल गए अभी। हाँ, इंदिरा गांधी असल में इंग्लिश बोल लेती थी, फ्रेंच बोल लेती थी और जर्मन बोल लेती थी। अच्छा। और जब पहली बार वो मिली थी इनसे, तेरा सोनिया गांधी से, तो फ्रेंच में कॉन्वर्सेशन की थी। इंदिरा गांधी का एक बहुत फेमस इंटरव्यू जिसमें वो फ्रेंच बोल रही हैं और बहुत ही अच्छा फ्रेंच बोलती हैं। भाई मेरे को लगता है ना कि इसीलिए मेरे को ना राहुल गांधी पसंद नहीं है। अभी कम से कम इन लोग फ्रेंच बोलना तो सीखा। उसको तो साला हिंदी इंग्लिश बोलने ही नहीं आता है भाई, उसको इंग्लिश बोलने भी नहीं आता अच्छे से भाई। मतलब जब वो एक्सप्लेन कर रहा था अभी कुछ दिन पहले यूएस में शिव को और विष्णु को, इतना मतलब गाली नहीं देना चाहिए, लेकिन ऐसे एक्सप्लेन करेगा भाई तुम कुछ एक उससे अच्छा इंग्लिश बिलावल भुट्टो बोल लेता है भाई। अबे मतलब थोड़ा तो करिश्मा लाओ, मतलब क्या तेरा बाप दादा, मतलब तेरा दादा तेरी दादी आयरन लेडी ऑफ इंडिया है, तेरा परदादा मतलब उसका मतलब रिमार्केबल वन ऑफ द उस यार इंदिरा गांधी को बीबीसी विमेन ऑफ द मिलेनियम का ये मिला है ना। मतलब 1999 में बीबीसी एक निकाला था, तो विमेन ऑफ द मिलेनियम पूरा 1000 साल का सॉरी, वो तेरा इंदिरा गांधी को उस चेन से आ रहा है तुम भाई, और तुम इतना लैकलस्टर है। तो वही कहीं कहीं उनका पेरेंटहुड में कमी रह गया। कोई नहीं यार, सिंगल पेरेंट चाइल्ड है, माफ करते हैं हम लोग। और बाकी इलेक्शन का माहौल है भाई, जाके सब वोट करो और अपना वोट दो भाई, घर पे मत रहना, वोट दे देना जाके। और जिसको भी वोट करना है करो, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी लीडरशिप तुम्हारे लिए सही है वो करो और वोट करो और खूब कंप्लेन करो, ये करना है भाई। चलो फिर ये वाला पॉडकास्ट को विराम देते हैं। ये था हम लोग का प्राइम मिनिस्टर स्पेशल, और चलो बाय बाय गाइस, बाय बाय, विल मीट यू सून।